क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स। तो इंतजार किस बात का, प्ले दबाइए। ये कहानी शुरू होती है एक रीबर्थ गर्ल के रिवेंज से। अगर आपको ये नॉवल पसंद आए तो कमेंट करें। शिया शिगे ने भौहें चढ़ाई। अब जाकर उसे समझ आया कि शिया गुआकांग और वुमिन ने दरवाजे से अंदर आते ही उसे किस तरह देखा था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ हाथ में रखा कप नीचे रख दिया और कहा, मुझे अपने कारोबार की चिंता करने के लिए अपने दूसरे चाचा और दूसरी चाची की जरूरत नहीं है। वुमिन मुस्कुराई और बोली, तुम 20 साल की हो चुकी हो और अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे चाचा और चाची को तुम्हारी परवाह क्यों नहीं होगी? शिया गुआकांग ने भी जल्दी से कहा, जी हाँ शिगे, तुम 20 साल के हो चुके हो और अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है। तुम्हारे चाचा और चाची तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। हम तुम्हें शियाओशी से मिलवाना चाहते हैं, जो एक जिले में सामग्री आपूर्ति केंद्र का प्रभारी है। वह महत्वाकांक्षी, सक्षम और शांत स्वभाव का है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम सही है। दादी लियू, जो चुपचाप सुन रही थी, अचानक बोली, ओह, क्या यह वाकई इतना अच्छा है? तो फिर आप अपनी बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती? मुझे लगता है कि आपकी जिया निंग अब जवान नहीं रही। ये सुनकर वो जियानिंग तुरंत खड़ी हो गई और उत्तेजित होकर बोली, इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो जियानिंग की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही थी। शिया शिगे और अन्य लोगों ने उसकी उत्तेजना देखी। भला वे क्या नहीं समझ पाए? ये शियाओशी शायद अच्छा साथी नहीं था, वरना वो जियानिंग उससे बचने के लिए इतनी उत्सुक न होती। वो जियानिंग ने देखा कि जिया शिगे और बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं और उसे लगा कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही तेज थी। इसलिए उसने घबराकर कहा, मैं जिया शिगे अलग हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। शिया शिगे ने हंसते हुए वो जियानिंग से कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तब भी ब्रेकअप कर सकती हो। दूसरे चाचा और दूसरी चाची शियाओशी को इतना पसंद करते हैं तो इस मौके का फायदा उठाओ। आखिर अच्छी बातें परिवार में ही रहनी चाहिए। मुझे ये मुफ्त में देने की कोई जरूरत नहीं है। वो जियानिंग गुस्से से आग बबूला होने ही वाली थी, लेकिन वुमिन ने झट से उसे शांत कर दिया। उसने वो जियानिंग को सोफे पर बिठाया और आंख मारी। वो जियानिंग के पास अपने गुस्से को काबू में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने चुपचाप नाक सिकोड़ी। फिर वुमिन मुस्कुराई और शिया शिगे से बोली, शिगे, तुम अभी अभी कॉलेज से पास हुए छात्र हो और तुम्हारे पास कोई स्थिर नौकरी नहीं है। हर जगह सूखा पड़ा है और कीमतें आसमान छू रही हैं। तुम आगे अपना गुजारा कैसे करोगे? आजकल काबिल मर्दों के आसपास औरतों की कोई कमी नहीं है। अगर गुआकांग और शियाओशी करीबी दोस्त न होते तो तुम्हें यह मौका न मिलता। वुमिन को लगा कि वह जिया शिगे को काबू में कर सकती है, लेकिन जिया शिगे टस से मस नहीं हुई। उसने ताना मारते हुए कहा, चूंकि वह इतना अच्छा है, इसलिए जियानिंग को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इतने अच्छे आदमी को मत गवाओ। मैं इस मौके के लिए उससे मुकाबला नहीं करूंगी। ये सुनकर वो जियानिंग का चेहरा फिर से बदल गया। हालांकि शी नाम का यह प्रभारी व्यक्ति आशाजनक लग रहा था, लेकिन वह इस साल 49 वर्ष का हो चुका था, जो उसके ससुर शिया गुआकांग से कुछ साल बड़ा था, और उसकी 3 बार शादी हो चुकी थी। तीनों पत्नियां दुर्घटना में मर गई थीं। भला वह उनमें से किसी एक से शादी कैसे कर सकती थी? शिया हुईन ने भी ठंडे चेहरे से कहा, शीगे की शादी उसका निजी मामला है। एक मां होने के नाते मैं इसमें दखल नहीं देती। आप चाचा चाचियों को भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन, ये सब तुम्हारी गलती है। वुमिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम अपने वैवाहिक जीवन से नाखुश हो और किसी पुरुष का दिल नहीं जीत सकती। क्या तुम अब भी चाहती हो कि शीगे हमेशा तुम्हारे साथ रहे? लड़की की उम्र कुछ ही सालों की होती है। अगर उसने अभी शादी नहीं की तो कुछ सालों में 50 साल का किसान भी उसे नीचा नहीं समझेगा। ये सुनकर शिया शिगे हंसे बिना नहीं रह सके। जीवन काल तो बस कुछ ही साल का होता है। क्या मेरी दूसरी चाची के परिवार के सभी लोग 40 साल की उम्र में मर जाते हैं? अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। हम इंसान जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और अपने नियमों के अनुसार मर जाते हैं। हमें संरक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी दूसरी चाची खुद को कुछ खास समझती हैं और सोचती हैं कि उनकी मृत्यु हो जाएगी? तुम मेरी माँ से ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो जियानिंग चौंक गई और गुस्से से भर उठी। वह अचानक खड़ी हो गई और जिया शिगे को घूरने लगी। शिया शिगे ने वो जियानिंग की तरफ देखा तक नहीं। शिया गुआकांग का चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह लंबे समय से सरकारी कामकाज में माहिर एक अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाह दी, शीगे, आपको पहले शियाओशी के साथ भोजन करना चाहिए और एक दूसरे को देखना चाहिए। मैंने शी परिवार के साथ पहले ही मुलाकात तय कर ली है, आपका न जाना ठीक नहीं होगा। शिया शिगे ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, चूंकि दूसरे चाचा ने मुलाकात तय कर ली है तो तुम खुद ही जाओ और शियाओशी को तुम्हें अच्छे से देखने दो। अगर शियाओशी तुम्हें पसंद करती है तो सब खुश होंगे। आखिर मुझे लगता है कि दूसरे चाचा शियाओशी को बहुत पसंद करते हैं। दूसरी चाची इस अच्छे मौके का पूरा फायदा उठाने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। ये सुनकर शिया गुआकांग का चेहरा लाल हो गया। उसे अपने माथे की नसें फड़कती हुई महसूस हुई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये देखकर कि शिया शिगे पर उसके मीठे शब्दों का या कठोर शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, वुमिन ने चिंता से डांटते हुए कहा, तुम इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो? बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम दोनों लंबे समय से हमसे संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और अब अपनी भतीजी को बेचने की योजना बना रहे हो। शीगे ने कहा है कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वह तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम लोग खाना खा चुके हो तो बस चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा मत आना। ये सुनकर जिया गुआकांग ने भौहें चढ़ाकर अपनी दादी से कहा, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आजकल तो हर जगह नौकरी छूट रही है और हर किसी की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। जियाओशी जैसा लड़का मिलना वाकई मुश्किल है। हमारी यूनिट की कई लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं करता। वुमिन ने भी सहमति जताते हुए कहा, जी हाँ, शियाओशी ने कहा था कि शीगे के आने के बाद उसे खाने पीने की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके अलावा शियाओशी इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंच गई है, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल है। शिया गुआकांग ने फिर से भौहें चढ़ाई और शिया हुईन ने कहा, तुम माँ हो, शीगे अज्ञानी है, लेकिन क्या तुम भी अज्ञानी हो? तुमने खुद को एक परित्यक्त महिला बना लिया और हमारे शिया परिवार को कलंकित किया। तुमने खुद इतना निर्लज काम किया, क्या अब तुम अपनी बेटी का जीवन भी बर्बाद करने जा रही हो? क्या तुम्हें अब भी कोई शर्म नहीं है? ये सुनकर जिया शिगे खड़ी हो गई और उसने जिया गुआकांग को जोरदार थप्पड़ मारा। फिर ठंडे चेहरे से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
औरतों के बिस्तर में घुसने वाले कमीने, मेरी माँ से इस तरह बात करने की। मेरी माँ ने यहाँ तक खुद ही सब कुछ हासिल किया है, तुम्हें उसे दोष देने का क्या हक है? शिया गुआकांग ने असमंजस में अपना चेहरा ढक लिया और अविश्वास भरी निगाहों से शिया शिगे को घूरने लगा। शिया शिगे ने उदास चेहरे से शिया गुआकांग को घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। उसने एक एक शब्द करके कहा, यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं सामुदायिक सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। जब वू जियानिंग ने अपने पिता को पिटते देखा तो वह चीख पड़ी, खड़ी हो गई और जिया शिगे की ओर दौड़ी। जिया शिगे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जिया शिगे ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे सीधे आंगन में घसीट लिया। वू जियानिंग बहुत दुबली पतली थी, वह जिया शिगे जितनी लंबी नहीं थी और उसकी ताकत भी जिया शिगे से कहीं कम थी। जिया शिगे ने उसे पकड़ा और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। ये देखकर जिया गोचेंग और सन युएगुई तुरंत खड़े हो गए। एक ने जिया गुआकांग को पकड़ा और दूसरे ने वू मिन को। वे दोनों को घसीटते हुए आंगन में ले गए और उन्हें एक साथ दरवाजे से बाहर फेंक दिया। शिया हुईन भी जल्दी से बिस्कुट और नूडल्स का थैला लेकर बाहर भागी जो वे दोनों लाए थे। उसने तीनों पर सीधे सामान फेंका, फिर दरवाजा जोर से बंद करके ताला लगा दिया। शिया गुआकांग और उसका परिवार बाहर दरवाजे पर लात मारते और कोसते रहे, लेकिन गर्मी असहनीय थी। कुछ देर कोसने के बाद वे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अनिच्छा से विला छोड़कर बाहर चले गए। बाहर सूरज बहुत तेज चमक रहा था। वू मिन छाता पकड़े हुए चल रही थी और शिकायत कर रही थी, तुम्हारा परिवार पागल है। पागल, बताओ अब हम क्या करें? शिया गुआकांग ने शिया शिगे के थप्पड़ से घायल अपने चेहरे को रगड़ा। शिया शिगे ने उसे बहुत जोर से मारा था, जिससे उसके दांतों में दर्द होने लगा था। उसने चिड़चिड़ाते हुए हाथ हिलाए और कहा, छोड़ो इसे, यह मामला शायद नामुमकिन है। यह लड़की इतनी कम उम्र में इतनी उग्र है। अगर हम इसे शी परिवार में बहू के रूप में लाते हैं तो यह शादी होगी या दुश्मनी? और उनकी मौजूदा जिंदगी देखिए, उनके पास सब्जियों या मांस की कोई कमी नहीं है। वे एक बार में भरपेट खाना खा सकते हैं और यहाँ तक कि आंगन में एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। उनकी स्थिति शी परिवार से बेहतर है। उन्हें अपनी बेटी की शादी को रसद के लिए छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो उसे लगा कि शिया गोचेंग और शिया हुईन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वे धन संपत्ति के लिए जल्दबाजी में शादी कर लेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके परिवार के पास एक आलीशान घर, बिजली के पैनल और आंगन में ढेर सारी सब्जियां थीं। उनका जीवन इतना सुखमय था कि यह शादी उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं थी। वू मिन ने व्याकुल होकर कहा, मैं शी परिवार को ये कैसे समझाऊं? मैंने शी परिवार की बुजुर्ग महिला से उनके सबसे छोटे बेटे के लिए पत्नी ढूंढने का समझौता कर लिया है। शिया गुआकांग ने आह भरी, माथे पर शिकन डाली और वू मिन को दिलासा देते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, ये शादी नहीं चलेगी। शी वेंकी पूरे शी परिवार में सबसे होनहार है। जब तक जिया निंग और शी वेंकी के बीच अच्छे संबंध हैं, श्रीमती शी कुछ नहीं कहेंगी। ये सुनकर वू जियानिंग चुप रही। वह शी वेंकी के साथ अच्छे संबंध बनाने और उसकी बहन शी वेनहुई का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शी वेंकी का रवैया हमेशा उसके प्रति उदासीन ही रहा था। वे एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और शी वेंकी ने कभी भी अपने माता पिता से मिलने या उससे शादी करने की बात नहीं की थी। आज वू मिन और शिया गुआकांग ने शी वेंकी के चाचा से शिया शिगे का परिचय कराने की योजना बनाई ताकि शी की बुजुर्ग महिला को प्रसन्न किया जा सके और वू जियानिंग और शी वेंकी के विवाह का मार्ग प्रशस्त हो सके। दुर्भाग्यवश शिया शिगे को अपनी भलाई का ज्ञान नहीं था और उसने अपने बड़ों पर हमला कर दिया। एक झंझनाहट के साथ वू जियानिंग को शी वेनहुई से अपने फोन पर एक संदेश मिला, जियानिंग, मेरा भाई अगले सप्ताहांत छुट्टी पर रहेगा, इसलिए तुम तब मेरे घर आकर मेरे साथ खेल सकती हो। वू जियानिंग की आंखों में मुस्कान थी और उसने तुरंत जवाब दिया, मेरे प्यारे वेनहुई, मुझे बाहर जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से जाऊंगी। संदेश का जवाब देने के बाद वू जियानिंग को लगा कि शिया शिगे के घर में उसे जो भी तकलीफें झेलनी पड़ी थी वे सब दूर हो गईं। उसने शिया गुआकांग और वू मिन की ओर देखकर कहा, माँ और पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं शिया परिवार में ही शादी करूंगी। वू मिन ने अपनी बेटी के सिर को प्यार से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जानती है कि हमारी जियानिंग सुंदर और समझदार है, उसे कौन पसंद नहीं करेगा। शिया शिगे के विपरीत वह तो एक शेरनी जैसी है जिसे कोई नहीं चाहता। माँ और बेटी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और धीरे धीरे डू समुदाय से बाहर निकल गई। शिया परिवार के विला में दादी अब भी गुस्से में है। अगली बार जब ये दोनों आए तो इनके लिए दरवाजा मत खोलना, बस सुरक्षा गार्ड से कह देना कि इन्हें बाहर निकाल दे। दादी ने गुस्से से कहा, दूसरे भाई का परिवार तो बहुत पहले से ही हमसे संबंध तोड़ना चाहता है, तो चलो इस रिश्ते को ही खत्म कर देते हैं। दादी को शिया गुआकांग और उसकी पत्नी का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। 20 साल से ज्यादा समय से उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था और अगली बार जब उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने उनकी भतीजी को बेचने की योजना बनाई। क्या उनमें अभी भी इंसानियत बची है? गुआकांग बचपन से ही ऐसा है, वह होशियार तो है लेकिन उसकी चालाकी थोड़ी पेचीदा है। दादी लियो ने भी आह भरी और फिर दादी को दिलासा देते हुए कहा, छोड़ो, कहते हैं ना, बच्चों और नाती पोतों का अपना आशीर्वाद होता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। शिया शिगे ने भी सिर हिलाकर कहा, जी दादी, मुझे लगता है मेरे दूसरे चाचा का परिवार काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब से हम सब अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। यह अच्छी बात है। प्रतिदिन आपूर्ति किया जाने वाला पानी केवल दैनिक पीने और खाना पकाने के लिए ही पर्याप्त है। आम लोगों के लिए स्नान करना भी एक विलासिता है, कपड़े धोना तो दूर की बात है। शिया गुआकांग का परिवार साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और तरोताजा दिख रहा था, जिससे पता चलता है कि उनके पास सम्मानजनक नौकरियां थीं, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी अच्छी तरह से जीवन यापन कर पाते थे। दादी ने सिर हिलाया। पहले तो उन्हें चिंता थी क्योंकि शिया गुआकांग उनकी गर्भावस्था का ही हिस्सा था, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने दूसरे बेटे की देखभाल करने की इच्छा नहीं रही। शिया गोचेंग ने आह भरते हुए शिकायत की, ये लड़का बचपन से ही मुझे नीचा दिखाता आया है, लेकिन उस समय वह स्कूल में पढ़ता था और मैं काम करता था और वह हमेशा मुझसे अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसे मांगता था। एक बार उसने कहा कि स्कूल में उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं और मैं उसे पैसे देने के लिए पहाड़ पर 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर गया। बाद में जब उसने पढ़ाई पूरी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई और एक अच्छी पत्नी भी, तो उसने मुझसे तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। वे हमें नीचा समझते हैं और हम उनकी चापलूसी करने वाले लोग नहीं हैं। हम उनसे बातचीत करना बंद कर देंगे, बस इतना ही काफी है। सुन युएगुई ने शिया गोचेंग की पीठ थपथपाई और फिर शिया हुयेन को दिलासा देते हुए कहा, बड़ी बहन, यह दूसरा भाई हमेशा से ही बदतमीज रहा है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। शिया हुयेन ने सिर हिलाया। एक महिला होने के नाते उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसने इससे भी ज्यादा अप्रिय बातें सुनी थी और अब वह उन बातों की परवाह नहीं करती थी। उसने जवाब दिया, भाभी, मुझे गुस्सा नहीं है,
मुझे बस डर है कि वे हार नहीं मानेंगे और शीगे को परेशान करते रहेंगे। शिया शिगे मुस्कुराई और बोली, माँ चिंता मत करो, मैं पहरेदारों को बता दूंगी कि ये लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं और उनसे कह दूंगी कि अगर वे उन्हें देखें तो उन्हें अंदर न आने दें। शिया गोचेंग ने भी सिर हिलाया। दूसरे भाई के शव के साथ अगर उसने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। पूरे परिवार को शिया गोचेंग की बातें सुनकर बहुत मजा आया और उनका उदास मन काफी हद तक ठीक हो गया। सोंग परिवार। अगले दिन सोंग यूहान उदास चेहरे के साथ घर लौटा। उसे नहीं पता था कि अफवाह किसने फैलाई, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि लू सिक्सुए लू परिवार की गोद ली हुई बेटी है। पहले फैली अफवाहों के विपरीत अब कई लोग पूरे यकीन से कह रहे हैं कि उन्होंने लू परिवार की असली बेटी को देखा है। वह बिल्कुल श्रीमती लू जो इलान जैसी दिखती है और स्पष्ट रूप से लू परिवार की असली बेटी है। सामान्य परिस्थितियों में सोंग यूहान को इन चीजों की परवाह नहीं होती और वह इनके बारे में चिंता करने की जहमत भी नहीं उठाता। अब जब सोंग परिवार के कारोबार में दिक्कतें आ गई हैं तो वह चिढ़ जाता है। जब वे लोग इस मामले पर चर्चा करते हैं तो उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से उपहास झलकता है, मानो वे उसे नकली से शादी करने के लिए ताना मार रहे हों। सोंग यूहान घर पहुंचते ही परेशान हो गया और लू सिक्सुए पर भड़क उठा। क्या तुम्हें पता है कि बाहर के लोग मुझे कैसे देखते हैं? ये सुनकर लू सिक्सुए का चेहरा पीला पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से बाहर फैल रही अफवाहों को सुनकर वह बहुत दुखी भी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग यूहान उसे सांत्वना देने के बजाय इतनी कठोर आलोचना करेगी। बाहर के लोग ऐसा कहें तो मैं क्या कर सकती हूँ? लू सिक्सुए के आंसू टूटे धागे से मोतियों की तरह गिरने लगे। वैसे भी क्या तुम्हें ये बहुत पहले से पता नहीं था? क्या तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम्हें मेरे शरीर से कोई आपत्ति नहीं है? लू सिक्सुए के आंसू देखकर सोंग यूहान असहाय होकर आह भर बैठा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और गहरी आवाज में कहा, इन कुछ दिनों में बाहर मत जाना, नहीं तो मेरे माता पिता फिर से नाराज हो जाएंगे। सोंग यूहान की मां ने पिछले कुछ दिनों में उससे कई बार बात की थी। इस अफवाह का फायदा उठाते हुए उन्होंने सीधे सगाई रद्द करने की घोषणा की और लू सिक्सुए को लू परिवार के पास वापस भेज दिया। सोंग की मां ने सोंग यूहान को कुछ अन्य अमीर लड़कियां भी दिखाई जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि लू की तुलना में बेहतर थी। सोंग यूहान ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन सोंग परिवार की हालिया आर्थिक बदहाली के चलते परिवार ने बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए अपनी कई संपत्तियां बेच दी। लू परिवार ने भी उससे पैसे उधार लिए थे और सोंग यूहान ने चुपके से लू सिक्सुए को उसकी मां के लिए कुछ कर्ज दिए, लेकिन उन सभी को कोई तवज्जो नहीं मिली। हालांकि सोंग यूहान सोंग की मां के प्रस्ताव से आकर्षित था, लेकिन वह खुद को एक स्नेही व्यक्ति मानता था और वह अब लू सिक्सुए को नहीं छोड़ सकता था। लू सिक्सुए ने अपनी आंखों में छिपी नाराजगी को छुपाने के लिए आंसू पोंछने का नाटक किया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसका सामान्य सौम्य और विचारशील रूप फिर से उभर आया था। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, आजकल मैं अपने दोस्तों के किसी भी पार्टी के निमंत्रण को मना नहीं करती। यूहान, नाराज मत हो, हम साथ रहने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं, हम दूसरों को हम पर हंसने नहीं दे सकते। सोंग यूहान ने लू सिक्सुए के पीले पड़े चेहरे को देखा और असहाय होकर सिर हिलाया। तो फिर हमारी शादी? लू सिक्सुए ने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में याद दिलाया। दोनों की सगाई को 2 महीने हो चुके हैं। सगाई और शादी में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए शादी की तारीख तय करने का समय आ गया है, लेकिन सोंग परिवार ने इस बारे में उससे कभी बात नहीं की। लू सिक्सुए जानती थी कि लू परिवार पर गहरा संकट मंडरा रहा है और सोंग यूहान के साथ मंगेतर के रूप में रहना उसे बहुत असहज लग रहा था। वह लू परिवार के दिवालिया होने से पहले शादी करना चाहती थी। तब तक भले ही वह लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी न बन पाए, लेकिन सोंग परिवार की बहू तो बन ही जाएगी। सोंग यूहान थोड़ी देर रुका और स्पष्ट ढंग से बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने बाद बात करेंगे। फिर वह मुड़कर अध्ययन कक्ष में चला गया। सोंग यूहान के जाने के बाद लू सिक्सुए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घृणा से उस दिशा की ओर देखा जहां से सोंग यूहान गई थी और अपने हाथ में पकड़े कप को तोड़ने से खुद को रोकने में उसे काफी समय लगा। अक्टूबर आते आते मौसम न केवल ठंडा नहीं हुआ, बल्कि जुलाई और अगस्त की तुलना में और भी गर्म हो गया। पिछले महीने शिया शिगे काफी व्यस्त रही हैं। हर दिन नाश्ते के बाद वह मशरूम चुनने, शहद निकालने और फल तोड़ने के लिए ताओयुआन के जंगलों में जाती है। बाद में उसने खेतों में फसलें काटी। व्हाइट कैट कंपनी प्रतिदिन माल भेजने के लिए इस स्थान का संचालन करने में भी व्यस्त है। इस दौरान उस नन्ही सुगंधित सुअरनी ने 20 से अधिक बच्चों को जन्म दिया। जिया शिगे ने 3 नर सुअरों को काटकर प्रसंस्करण कार्यशाला में भेज दिया। स्वचालित प्रसंस्करण के बाद जिया शिगे को सुअर के अंगों का ढेर, 3 सुअर के सिर और सुअर के मांस के 6 टुकड़े प्राप्त हुए। शिया शिगे ने सुअर के मांस के 2 टुकड़े अपने पास रख लिए और शेष 4 टुकड़े सुअर के सिर और आंतरिक अंग अलमारियों पर रख दिए। सुअर के आंतरिक अंगों की कीमत 200,000 युआन प्रति टुकड़ा थी और सुअर के मांस के चारों टुकड़ों की कीमत 300,000 युआन प्रति टुकड़ा थी। शेल्फ पर रखे जाते ही सब बिक गए। शिया शिगे ने अपने खाते पर नजर डाली। उसने सफलतापूर्वक 90 मिलियन युआन बचा लिए थे और 100 मिलियन युआन तक पहुंचने के लिए उसे केवल 10% की आवश्यकता थी। लगभग 9 करोड़ पाइन मशरूम में से अधिकांश ताओयुआन के जंगल में उगने वाले जंगली मशरूम हैं। ग्राहक उनसे अक्सर पूछते हैं कि वे घर के अंदर पाइन मशरूम कैसे उगाती हैं। कुछ लोगों ने खुद को जोहो की कंपनी के शोधकर्ता बताया और जिया शिगे के साथ सहयोग पर चर्चा करने की इच्छा जताई। दूसरे पक्ष ने मात्सुताके और अन्य मशरूमों की इंडोर खेती के लिए तकनीकी सहायता के बदले 50 करोड़ युआन की पेशकश की। शिया शिगे ने उनमें से किसी को भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसे घर के अंदर पौधे लगाने की कोई तकनीक नहीं पता थी। वह बस एक साधारण पौधा तोड़ने वाली थी। इसके अलावा जिया शिगे ने पाया कि इस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। यहाँ तक कि आंसू गैस और मोलोटोव कॉकटेल भी उपलब्ध थे। आने वाले कुछ महीनों में कड़ाके की ठंड और अराजकता को ध्यान में रखते हुए जिया शिगे ने आंसू गैस, मोलोटोव कॉकटेल, धनुष और इसी तरह की अन्य चीजों का ऑर्डर भी दे दिया। उसने पते में जिंदू समुदाय के पीछे वाले पहाड़ पर स्थित रिंग रोड के चौराहे का पता दर्ज किया और लिखा, जब सामान आ जाए तो उसे चौराहे के बगल वाले जंगल में ही छोड़ देना। किसी के हस्ताक्षर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बहुत सतर्क था। वह देर रात सामान पहुंचाने आया और जिया शिगे के कहे अनुसार सामान रखकर चला गया। जिया शिगे दूर से सब देखती रही और यह सुनिश्चित करने के बाद ही आगे बढ़ी कि आसपास कोई नहीं है और सामान को ताओयुआन के कमरे में रख दिया। सोंग यूहान ने पहले ही लू सिक्सुए को कम बाहर निकलने की चेतावनी दी थी और लू सिक्सुए खुद भी बाहर जाकर उन अफवाहों का सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए लू सिक्सुए 1 महीने से अधिक समय तक आज्ञाकारी रूप से घर पर ही रही। वह पागल हो रही है। अंत में सोंग यूहान को कुछ दिनों के लिए व्यावसायिक यात्रा पर जाना पड़ा। इसलिए लू सिक्सुए ने चुपके से अपनी अच्छी सहेलियों शी वेनहुई और हेकिंग को एक छोटी सी सभा के लिए आमंत्रित किया।
हे किंग सबसे पहले पहुंची। लू सिक्सुए ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया और इन दिनों अपने साथ हुए अन्याय के बारे में शिकायत करने लगी। ये सुनकर हे किंग ने गुस्से से कहा, यह शिया शिगे तो धूर्त औरत है, इसने ही ये सारी खबरें फैलाई होंगी। जब दोनों बात कर रहे थे तभी शी वेनहुई वहां आ गए। जिया वेनहुई अकेली नहीं आई थी, उसके साथ एक सुंदर लड़की भी थी। उसने मुस्कुराते हुए हे किंग और लू सिक्सुए से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी दोस्त वू जियानिंग है। जियानिंग के पिता ब्यूरो में काम करते हैं और उसकी मां पुराने निदेशक की इकलौती बेटी है। हे किंग और लू सिक्सुए ने वू जियानिंग को उदासीनता से देखा। यह देखकर कि उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जिया वेनहुई मूल रूप से इसी समूह का अनुयायी था और अब वह अपने साथ एक और अनुयायी को लेकर आया था। हे किंग और लू सिक्सुए इस वर्ग से बाहर के लोगों से कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वू जियानिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने देखा कि दोनों पुरुषों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। शी वेनहुई को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। जिया वेनहुई की राय में अगर आपको कोई उपयोगी व्यक्ति मिले तो आपको उससे नजदीकी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शर्मिंदगी की बात करें तो उन्हें नहीं लगता कि उनके इतने सारे श्रोता होंगे। वू जियानिंग के पिता जिया गुआकांग शी वेनहुई के पिता के एक भरोसेमंद अधीनस्थ थे, जैसा कि शी वेनहुई के दादा और वू जियानिंग के नाना थे। वू जियानिंग शी वेनहुई के भाई शी वेनकी की करीबी दोस्त है। वह शी परिवार को खुश करने में माहिर है, इसलिए शी परिवार वू जियानिंग को आसानी से स्वीकार कर लेता है। शी वेनहुई भी वू जियानिंग से काफी संतुष्ट है, इसलिए वह उन्हें अपने दोस्तों के समूह से मिलवाना चाहती है। हे किंग ने मुड़कर लू सिक्सुए से बात जारी रखते हुए कहा, सीजू, जिया शिगे तुम्हें जानबूझकर तंग करती है क्योंकि वह देखती है कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। हमें उसे सबक सिखाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जिया शिगे, वू जियानिंग आश्चर्य से चिल्ला उठी। सभी ने हैरानी से वू जियानिंग की ओर देखा। वू जियानिंग के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर हे किंग ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्यों, क्या आप उसे जानते हैं? मेरी एक चचेरी बहन है जिसका नाम शिया शिगे है। ये देखकर कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, वू जियानिंग ने घबराते हुए कहा, वह मेरी चाची की बेटी है, लेकिन शायद सिर्फ नाम ही एक जैसा है। वू जियानिंग की राय में जिया शिगे एक साधारण व्यक्ति है, भला इन युवतियों के समूह के साथ उसका कोई संबंध कैसे हो सकता है? लू सिक्सु ने तुरंत अपना फोन उठाया और एक तस्वीर निकाली। उसने फोन को पकड़े हुए वू जियानिंग से पूछा, क्या यह वही व्यक्ति है? तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को देखकर वू जियानिंग थोड़ी हैरान रह गई। पता चला कि यह वही शिया शिगे थी जिसे वह जानती थी। वह थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, यह वही है। यह सुनकर हे किंग की निगाहें घूम उठी। तो क्या आप जानते हैं कि वह अब कहाँ रहती है? मुझे पता है, वू जियानिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, वह सिंधु समुदाय में एक विला में रहती है। मेरे माता पिता और मैं पहले उसके घर जा चुके हैं। हे किंग ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे एक अप्रत्याशित मुस्कान प्रकट हुई। वह धीरे धीरे वू जियानिंग के पास गई और उससे बोली, क्या तुम उसे डेट पर ले जाने का कोई तरीका ढूंढ सकती हो? वू जियानिंग ने अपने सामने खड़ी हे किंग को देखा, जो सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसे किसी कारणवश थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह हकलाते हुए बोली, मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानती और उस समय हमारी बहस हुई थी और उसने मेरे पिताजी की पिटाई भी कर दी थी। अगर मैं उसे डेट पर जाने के लिए कहूं तो शायद वह नहीं आएगी। हे किंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। उसके बाद हे किंग ने वू जियानिंग की कलाई पकड़ ली और मोहक स्वर में कहा, जब तक तुम मेरी बात मानकर उसे डेट पर ले जाओगी, मैं तुम्हें एल ब्रांड का नवीनतम हैंडबैग दूंगी। वू जियानिंग चौंक गई। उसे लगा जैसे हे किंग का हाथ उसकी कलाई पर बर्फीले सांप की तरह जकड़ा हुआ है, लेकिन वह उसे झटकने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह केवल भावहीन होकर सिर हिला सकी। हे किंग ने घमंडी मुस्कान दिखाई। उसने वू जियानिंग को छोड़ दिया, लू सिक्सु की ओर मुड़ी और बोली, सीजू, चिंता मत करो, मैं इस बार तुमसे जरूर बदला लूंगी। ये सुनकर लू सिक्सु थोड़ी असमंजस में पड़ गई। श्याओ किंग, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मुझे डर है कि अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। हाल ही में सोंग कॉर्पोरेशन द्वारा लू कॉर्पोरेशन में पूंजी निवेश करने से इनकार करने के कारण लूबो और जुइलान लू सिक्सुए से बहुत निराश थे और लू सिक्सुए इस समय उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। चिंता मत करो, हे किंग ने आत्मविश्वास से कहा, मैं किसी को चुपके से ये काम करने के लिए कह दूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि वह कुतिया किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं करेगी। शिया शिगे और बाई माओ ताओयुआन स्पेस में 100 मिलियन के अंतिम 10% हिस्से के लिए होड़ लगा रही थी। तभी अचानक उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया। शिया शिगे ने फोन उठाया और देखा कि भेजने वाला वू जियानिंग था। शिया शिगे असमंजस में पड़ गई और ये देखने के लिए क्लिक किया। चचेरे भाई, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। क्या आप आज रात 7 बजे मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं? यह बहुत जरूरी मामला है और मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जब तक आप नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कृपया आ जाइए चचेरे भाई। नीचे पते की जानकारी भी भेजी गई है। शिया शिगे ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा, चचेरा भाई? शिया शिगे ने हैरानी से कहा, वू जियानिंग हमेशा से ही घमंडी रही है, लेकिन उसने मुझे कभी चचेरी बहन नहीं कहा। जब कुछ असामान्य हो रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा। कुछ दिन पहले खरीदे गए स्मोक बम और क्रॉसबो निकाले और यह देखने के लिए तैयार हो गया कि वू जियानिंग क्या योजना बना रहा है। सफेद बिल्ली ने उत्सुकता से पूछा, आपको पता था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी आप अपॉइंटमेंट पर गए? शिया शिगे मुस्कुराई और बोली, चलो जाकर देखते हैं। वू जियानिंग को मेरा पता है। मुझे डर है कि अगर मैं नहीं गई तो वह चुपके से आकर फिर से परेशानी खड़ी कर देगी। सफेद बिल्ली ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, मेजबान, अगर आप सचमुच खतरे में हैं तो दुश्मन को अंतरिक्ष में इकट्ठा करना याद रखें। मैंने आपको पहले जो बताया था उसे याद रखें। अंतरिक्ष प्रणाली स्वामी को पहचानती है। यदि अन्य लोग जिन्हें इस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है वे प्रवेश करते हैं तो उनकी आत्माओं को अंतरिक्ष रक्षा तंत्र द्वारा सीधे गला घोंटकर मार दिया जाएगा। बेशक आकस्मिक चोटों से बचने के लिए यदि आप लोगों को उस स्थान पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को छूना होगा। शिया शिगे हंसते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है शियाओ बाई। वू जियानिंग का अपराध मौत की सजा के लायक नहीं है। शाम को जिया शिगे ने अपने परिवार को बताया कि उसे किसी काम से बाहर जाना है और वह अपनी सफेद बिल्ली को लेकर उस मुलाकात के लिए बाहर निकल गया। शिया शिगे को वू जियानिंग की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी। सौभाग्य से ताओयुआन अंतरिक्ष की गति सीमा 10 मीटर से अधिक थी
और शिया शिगे सड़क पर निगरानी से बचने के लिए अंतरिक्ष में छिप गई। लगभग 7 बजे जिया शिगे उस स्थान पर पहुंची जहां वू जियानिंग ने तय समय पर व्यवस्था की थी, जो कि एक छोटी सी गली निकली जहां कोई निगरानी नहीं थी। शिया शिगे गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर बाईं ओर देखने लगी। उसे वू जियानिंग नहीं दिखी, इसलिए उसने भौहें सिकुड़ी। क्या वू जियानिंग सिर्फ मजे के लिए उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी? ठीक उसी समय गली के दूसरे छोर से अचानक 3 लोग प्रकट हुए। उनका नेता लगभग 18 या 19 वर्ष का एक मासूम चेहरे वाला लड़का था, जिसके पीछे मोटे चेहरे वाले 2 हटे कट्टे आदमी चल रहे थे। मासूम चेहरे वाला लड़का हेयू था। उसने शिया शिगे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था कि किसी ने मेरी बहन को उकसाया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे। बहुत दिनों बाद मिले कमीने। भाई बहन हे किंग और हेयू के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। आज सुबह हे किंग ने हेयू को बताया कि एक बदतमीज लड़की ने उसे तंग किया और हेयू से कहा कि वह किसी को ढूंढकर उसे सबक सिखाए। हेयू बिना सोचे समझे मान गया। आखिर यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर हे किंग ने हेयू को शिया शिगे की तस्वीर दिखाई और हेयू ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही महिला है जिसने पार्टी में उससे कोई लिहाज नहीं किया था। संयोग से उसका अच्छा दोस्त लू सियान भी उसे नापसंद करता था। हेयू उस समय मुस्कुराया जो वह चाहता था और उसने आज तीनों से मिलकर बदला लेने का फैसला किया। आने वाले व्यक्ति को देखकर शिया शिगे का चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? जिया शिगे ने 2 कदम पीछे हटते हुए पूछा। पिछली बार मैं अपनी बहन से मिलना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। चूंकि वह मुझसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए मुझे उसे 2 और लोगों से मिलवाना पड़ेगा। हेयू ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े 2 हटे कट्टे आदमियों की ओर इशारा किया और कहा, बहन, इन्हें तुम्हारे साथ खेल खेलने दो। ये सुनकर शिया शिगे ने भौहें चढ़ा ली और पूछा, वू जियानिंग कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? ये सुनकर हेयू खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहन को अभी भी दूसरों की परवाह है। लगता है बहन न सिर्फ बदतमीज है बल्कि मूर्ख भी है। उसे दूसरों ने बेच दिया और तुम अब भी उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। शिया शिगे ने बिना कुछ बोले चुपचाप हेयू को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो जियानिंग आसपास नहीं था, इसलिए उसके सामने केवल ये 3 लोग ही थे। इसके अलावा आसपास कोई निगरानी कैमरा भी नहीं था और वह यहाँ आने के पूरे समय निगरानी से बचता रहा था। शिया शिगे ने मन ही मन स्थिति का जायजा लिया और सोचा कि यह एक दुर्लभ अवसर है। यह सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उत्साह से उसके हाथ कांपने लगे। हेयू ने शिया शिगे के कांपते हाथों को देखा और सोचा कि वह डरी हुई है। वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सोचकर कि ये औरतें ऐसी ही होती हैं, चाहे वे ऊपर से कितनी भी अकड़ दिखाएं, धमकी मिलते ही उनकी कायरता सामने आ जाती है। फिर हेयू की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने तिरस्कार पूर्वक नाक सिकुड़ी और उदास चेहरे से जिया शिगे से कहा, तुमने ही यह सब चाहा था? तुम्हें, एक कुतिया को, इतना कृतघ्न किसने बनाया? ओह, वैसे बहन, यहाँ आसपास कोई निगरानी कैमरा नहीं है। हेयू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए और परेशान चेहरा बनाते हुए कहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जिया शिगे को द्वेषपूर्ण नजर से देखा और एक एक शब्द करके कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रिकॉर्ड करवा लूंगा। फिर वह मुड़ा और अपने पीछे खड़े 2 हटे कट्टे आदमियों को हाथ हिलाते हुए बोला, तुम दोनों मिलकर इस पाखंडी कुतिया से निपटो। वीडियो रिकॉर्ड करना और कुतिया के चेहरे के हाव भाव को और स्पष्ट रूप से कैद करना याद रखना। इतना कहकर ही यूं मुड़ा और गली से निकलकर कार में वापस चला गया। आंखें बंद करके संगीत सुनने लगा और अपने आदमियों द्वारा खबर दिए जाने का इंतजार करने लगा। हेयू के जाने के बाद 2 बलवान पुरुष धीरे धीरे जिया शिगे की ओर बढ़े। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, शिया शिगे ने डर का कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि भावहीन होकर उनकी ओर देखा। शिया शिगे को पकड़ने से ठीक पहले शिया शिगे अंतरिक्ष में छिप गई, जिससे वे खाली हाथ रह गए। शिया शिगे अंतरिक्ष में लौटी और उसने वह धनुष उठा लिया जिसे उसने बहुत पहले तैयार कर रखा था। अगले ही पल वह उन दोनों हटे कट्टे आदमियों के ठीक सामने हवा में प्रकट हुई और आवेशित तीर को सीधे उनके कंधों पर दाग दिया। इस दौरान उसने अभ्यास नहीं किया था और उस विशेष धनुष की शक्ति साधारण धनुष बाणों से कहीं अधिक थी। तीर के पंख सीधे दोनों बलवान पुरुषों के कंधों में जा लगे और उन्हें जमीन पर जकड़ दिया, जिससे वे हिल भी नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि दोनों आदमी विलाप कर पाते, जिया शिगे ने अंतरिक्ष से 2 सेब निकाले और उन्हें जबरदस्ती उनके मुंह में ठूंस दिया। चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिया शी ने धमकी देना समाप्त करने के बाद एक हटे कट्टे आदमी के मुंह से सेब निकाला, अपना लिंग उसके गले पर रखा और धीरे से पूछा, मुझे बताओ, हेयू तुमसे क्या करवाना चाहता है? उसने हमें आपको अपमानित करने के लिए कहा था। बलवान व्यक्ति ने दर्द भरी आवाज में उत्तर दिया, कृपया हमें जाने दीजिए, हमें इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। शिया शिगे ने व्यंग्य किया, भाई बहन हे किंग और हेयू का पिछला जीवन वाकई बेहद गंदा था। ठीक है, आप मुझे जाने दे सकते हैं। जिया शिगे ने सिर हिलाते हुए कहा, वह मुझसे जो भी करने को कहे, आप भी उसके साथ वैसा ही करें और मैं आपको जाने दूंगा। हटे कट्टे आदमी को स्तब्ध कर दिया गया और वह धीमी आवाज में विलाप करते हुए बोला, लेकिन वह तो एक आदमी है, पुरुषों में क्या खराबी है? शिया शिगे ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम मर्द नहीं बन सकते? ये सुनकर वह बलवान व्यक्ति लगभग रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, कृपया 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 हमें जाने दीजिए, वह हमारे मालिक का सगा बेटा है। अगर हम सचमुच आपकी बात मान लेंगे तो हम निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे। दोनों के असहयोग को देखकर जिया शिगे ने भौहें चढ़ाकर अस्क कहा और फिर पूछा, तो सच बताओ, ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है ना? तुमने पहले कितनी बार ऐसा किया है? हमने अब तक सिर्फ कुछ महिलाओं से निपटा है जिन्होंने सबसे बड़ी महिला और दूसरे युवा मालिक को नाराज किया था, इससे ज्यादा नहीं। उस हटे कट्टे आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हमें यही काम करने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसा कि कहावत है, हर गलत काम का कोई न कोई करने वाला होता है और हर कर्ज का कोई न कोई लेने वाला होता है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शिया शिगे ने सिर हिलाया और शांत भाव से हम कहा। फिर आपदा से बच निकलने के बाद उन दोनों बलवान पुरुषों के खुश चेहरों को देखकर उसने दोबारा कहा, बस बहुत हो गया, अब भाड़ में जाओ। शिया शिगे ने दोनों आदमियों के कंधों पर थप्पड़ मारा और उन्हें सीधे अंतरिक्ष में ले गई। अगले ही पल अंतरिक्ष रक्षा उपकरण सक्रिय हो गया और दोनों आदमियों की सांसें रुक गईं। 2 ताकतवर आदमियों से निपटने के बाद जिया शिगे ने जमीन पर खून के 2 धब्बे देखे। उसने भुहें चढ़ाई और जमीन पर फैले खून को अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया। इन सब बातों से निपटने के बाद जिया शिगे खड़ी हुई, गली से बाहर निकली, उस लग्जरी कार की ओर चली जहां हेयू बैठा था और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। हेयू आंखें बंद करके आराम कर रहा था। जब उसने कार के दरवाजे पर दस्तक सुनी तो वह अंगड़ाई लेकर उठा और बोला, इतनी जल्दी क्यों?
उस कुतिया का फिगर और खूबसूरती तो लाजवाब है, कम से कम 2 घंटे तो लगने चाहिए थे। ये कहने के बाद हेयू ने कार का दरवाजा खोला और उन दोनों से वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए मांगने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति जिया शिगे था। हेयू शिया शिगे के कपड़े सही सलामत देखकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उसे अचानक खतरे का आभास हुआ, मानो उसकी पहली प्रवृत्ति उसे बता रही हो कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। शिया शिगे ने हेयू को यह मौका नहीं दिया। उसने हेयू को पकड़ा, उस पर मुस्कुराई और बोली, हेयू, अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आती तो तुम यहाँ मौत को गले लगाने आते। तब हमें इन दोनों जिंदगियों की दुश्मनी का हिसाब चुकता करना होगा। अब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हें जाना चाहिए। हेयू की हैरान और अचंभित निगाहों के सामने जिया शिगे ने हाथ उठाकर हेयू को 2 थप्पड़ मारे। अगले ही पल जिया शिगे ने हेयू को अंतरिक्ष में धकेल दिया। हेयू को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही हो, जैसे उसे नरक की ज्वालाओं में जलाया जा रहा हो। इस लंबे दर्द में वह पूरी तरह बेहोश हो गया। शिया शिगे ने हेयू की कार में लगे डैश कैम की सावधानी पूर्वक जांच की। उसे पता नहीं था कि कार में कोई निगरानी या स्थिति निर्धारण चिप लगी है या नहीं, इसलिए एहतियात के तौर पर उसने कार को ताओयुआन स्पेस वर्कशॉप के मिक्सर में ले जाकर रख दिया। ब्लेंडर में डालने के बाद एक लग्जरी कार लोहे के बुरादे के ढेर में बदल जाती है। शिया शिगे और मी माओ ने लोहे के बुरादे के ढेर और तीनों शवों को कुछ देर तक देखा और मी माओ ने अनजाने में पूछा, क्या हमें इन तीनों लोगों को खाद के रूप में अंतरिक्ष में रखना चाहिए? शिया शिगे ने सिर हिलाया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का वातावरण अपवित्र होने वाला है। बिल्ली को दिलासा देते हुए जिया शिगे ने अपने फोन पर नेविगेशन चालू किया। उसे याद आया कि पास में ही एक शमशान घाट है। शिया शिगे ने गुप्त रूप से अंतरिक्ष की सुविधा का लाभ उठाते हुए गुप्त मार्ग से शमशान घाट की ओर प्रस्थान किया और संयोगवश वहां उसकी मुलाकात हत्यारों के एक समूह के शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे कर्मचारियों से हुई। हाल ही में लूट और हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। हत्यारों के इस समूह को अपराध करते समय पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी और उनके शवों को सीधे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया था। शिया शिगे ने हेयू और अन्य 2 लोगों के शवों को सीधे भट्टी में फेंक दिया। इन सभी लोगों ने अनेक बुरे कर्म किए थे, इसलिए उनका एक साथ दफनाया जाना बिल्कुल संयोग था। शवों का निपटान करने के बाद जिया शिगे ने खून से सनी मिट्टी और कुचले हुए कार के मलबे को शमशान के पीछे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। इन सब बातों को निपटाने के बाद जिया शिगे ने दोबारा जांच की और पुष्टि की कि गली के पास वाकई कोई निगरानी कैमरा नहीं था। फिर वह निगरानी कैमरों से बचते हुए जिंदू बस्ती की ओर चल पड़ा। घर लौटने के बाद जिया शिगे को भूख नहीं लग रही थी। उसने झूठ बोला कि उसने अभी बाहर खाना खाया है और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। बिल्ली ने कुछ चिंता के साथ पूछा, सो क्या तुम ठीक हो? शिया शिगे ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। आज शिया शिगे ने अपने जीवन में पहली बार किसी को मारा था। किसी कारणवश उसे अपने पिछले जन्म में हुई मृत्यु से ठीक पहले का दृश्य हमेशा याद आता था। बिल्ली ने इस बारे में सोचा और उसे दिलासा दिया, सुकु, हालात और भी ज्यादा अराजक होते जाएंगे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। शिया शिगे ने सिर हिलाया, खुद को फिर से खुश किया और पहले नहाने की तैयारी करने लगी। पिछली बार के व्यवहारिक अनुभव से लाभान्वित होने के बाद जिया शिगे ने धनुष को और बेहतर बनाया। पिछले कुछ दिनों से वह वू जियानिंग और हेयू के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। अपने पिछले जीवन में उसने प्राकृतिक आपदा के बाद वू जियानिंग को कभी नहीं देखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी चचेरी बहन हे परिवार के किसी सदस्य को कैसे नाराज कर सकती है। शिया शिगे ने सोचा कि वू जियानिंग के पिता शिया गुआकांग एक ही परिवार से थे और लू सिक्सुई की छोटी अनुयायी शी वेनहुई का परिवार भी एक ही परिवार से था, इसलिए शायद इसी तरह ये लोग एक दूसरे को जानते थे। शिया शिगे ने एक बार फिर उस लिटिल शी के बारे में सोचा जिसे शिया गुआकांग और वू मिन कुछ दिन पहले उससे मिलवाना चाहते थे और वह अपने अनुमान के बारे में और भी निश्चित हो गया। शिया शिगे को दुश्मन को सतर्क करने का डर था, इसलिए उसने वू जियानिंग से दोबारा संपर्क नहीं किया। सौभाग्य से वू जियानिंग ने भी उससे दोबारा संपर्क नहीं किया, इसलिए उसने संदेश न देखने का नाटक किया। शिया शिगे को याद आया कि शिया हुयेन 2 दिन पहले घर आई और अपने परिवार से शिकायत करते हुए बोली, खाद्य कारखाने में माल का भंडार कम होता जा रहा है और खाने पीने की चीजों की किस्में भी घटती जा रही हैं। चावल और आटे जैसी बुनियादी चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अत्यधिक उच्च तापमान 6 महीने से अधिक समय से जारी है। कई व्यवसाय बंद हो गए हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं और बड़ी संख्या में युवा और मजबूत श्रमिकों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, जिससे वे अनिश्चित परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। हालात को संभालने के लिए सरकार ने ब्याज मुक्त ऋणों की एक श्रृंखला जारी की और पिछले 6 महीनों में जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था वे इसके लिए आवेदन कर सकते थे। सरकार ने चावल और आटे जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें भी कम कर दी। ब्याज मुक्त ऋणों और कम कीमत वाले चावल और आटे की बदौलत कम से कम सभी के पास खाने के लिए भोजन तो था और वे भूख से नहीं मर रहे थे। लेकिन जिया शिगे को पता था कि आने वाले समय में कम से कम 2 या 3 दशकों तक अशांति बनी रहेगी और भोजन की यह मात्रा केवल 1 दशक से थोड़ा अधिक समय तक ही चल सकती है और भविष्य में हालात और भी अधिक अराजक होते जाएंगे। शिया शिगे ने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक डिफिब्रिलेटर दिया और उन्हें विस्तार से बताया कि इसका उपयोग कैसे करना है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके परिवार में किसी को भी कभी इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाई कियान इन दिनों काफी परेशान महसूस कर रही है क्योंकि हान युआन ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। हान युआन को हाल ही में एक नई नौकरी मिली और उन्होंने झाओ एंटरप्राइज में काम करना शुरू कर दिया। भीषण गर्मी से पहले झाओ की कंपनी ने समुद्री जल को खारेपन से मुक्त करने की परियोजना शुरू की थी। ऊर्जा की अत्यधिक खपत और कम लाभ वाली इस परियोजना का मूल उद्देश्य आसपास के द्वीपीय देशों को पानी की आपूर्ति करना और कुछ सरकारी अनुदान प्राप्त करना था। अप्रत्याशित रूप से इसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा जो आधी सदी से भी अधिक समय तक चली। देश भर में सूखे और पानी की कमी ने झाओ की उस कंपनी को, जो पहले साधारण सी लगती थी, रातों रात सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। झाओ में मिलने वाले कल्याणकारी लाभ काफी अच्छे हैं। कर्मचारियों को प्रतिदिन कुछ मात्रा में खारे पानी को मीठा करके पीने का पानी मिलता है और वेतन भी काफी अच्छा है। हान युआन को जीवन की उम्मीद जगी और उसे लगा कि उसका भविष्य है, इसलिए उसने बाई कियान से दोबारा संपर्क करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि बाई कियान उसके पास वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसने दूसरी महिलाओं को तलाशने के बारे में सोचा ही नहीं। जब से वह झाओ के उद्यम में शामिल हुआ है, हान यू ने उसके लिए कई लड़कियों के साथ गुप्त मुलाकातें तय की हैं, लेकिन हान युआन हमेशा असंतुष्ट ही रहा है। रूप रंग, शिक्षा और शारीरिक बनावट के मामले में उसकी प्रेमिकाओं में से कोई भी बाई कियान की बराबरी नहीं कर सकती थी।
इसके अलावा उसे लगता था कि वे लड़कियां थोड़ी सुस्त थीं और बाई कियान जितनी ज्ञानी और व्यवहार कुशल नहीं थीं। बाई कियान हान युआन के उत्पीड़न से बेहद परेशान थी। वह अब 7 महीने से अधिक की गर्भवती थी और पहले से ही चिड़चिड़ी हो गई थी। हाल के दिनों में शेन जिहुआई के आसपास की लड़कियां लगातार बदलती जा रही थीं, जिससे बाई कियान को गहरा संकट महसूस हो रहा था। बाई कियान को न केवल चेन जिहुआई के आसपास की खूबसूरत महिलाओं के समूह के बारे में चिंता करनी पड़ती है, बल्कि उसे जिया शिगे के बारे में भी चिंता करनी पड़ती है, जो एक टाइम बम है जो किसी भी समय फट सकता है। उस दिन वह ऊपर की खिड़की से चुपचाप देख रही थी और उसने पाया कि शेन जिहुआई जिया शिगे के साथ अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। बाई कियान को बहुत डर था कि जिया शिगे शेन जिहुआई को बता देगी कि उसने कॉलेज के दौरान जिया शिगे के बारे में अफवाहें फैलाई थी और उसे ऑनलाइन परेशान किया था। बाई कियान काफी समय से चिंतित है, जो उनकी गर्भावस्था के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें समय समय पर पेट में दर्द महसूस होता है। उसने शेन जिहुई से एक नया घर खोजने में मदद करने के लिए कहा था कि बाई यू और बाई क्यूई अपने पिछले निवास से बाहर जा सके और हान युआन उन्हें परेशान करना बंद कर दे। कियान, मुझे इस महीने 10,000 युआन वेतन मिला है। मैं ये सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी। अगले महीने जब तुम नियमित कर्मचारी बन जाओगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने का पूरा मौका दूंगी, हान युआन ने फोन पर पूरी ईमानदारी से कहा। अगर प्राकृतिक आपदा से पहले की बात होती तो बाई कियान जरूर हान युआन और तो के साथ जाने पर विचार करती, लेकिन अक्टूबर का महीना था और वैश्विक तापमान अभी भी बहुत ज्यादा था। 10,000 युआन से क्या हो सकता था? ये तो रोजाना एयर कंडीशनर चलाने के बिजली बिल को भी पूरा करने के लिए काफी नहीं था। बाई कियान और शेन जिहुआई विलासिता के आदी थे और उन्हें हर दिन सेवा करने के लिए एक आया की जरूरत पड़ती थी। वह सावधानीपूर्वक बजट बनाकर हान युआन के साथ कठिन जीवन जीने के लिए वापस नहीं जा सकती थी। खैर, बाई श्याओ और बाई क्यूई पहले ही अपने पुराने घर से निकल चुके थे और बाई कियान अब हान युआन के साथ समय बर्बाद करने में बहुत आलस कर रही थी। इन कुछ दिनों में उसका सारा धैर्य खत्म हो चुका था। उसने ठंडे लहजे में कहा, हान युआन, हमारा रिश्ता सच में खत्म हो चुका है। अब एक दूसरे से संपर्क मत करो, मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। एक अच्छी लड़की ढूंढो और उसके साथ सादा जीवन बिताओ। इतना कहकर बाई कियान ने फोन काट दिया। हान युआन अविश्वास से फोन को घूर रहा था। उसने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन पता चला कि बाई कियान ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया है। हान युआन जल्दी से बाई क्यूई के घर जाने के लिए निकली, लेकिन उसने पाया कि घर खाली था। पिछले कुछ दिनों से हान युआन उदास दिख रहा था। उसका सुपरवाइजर आया, उसके कंधे पर थपथपाया और पूछा, श्याओ हान, तुम इतने उदास क्यों हो? हान युआन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैनेजर वांग, मैं ठीक हूँ, बस पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। मैनेजर वांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आज रात हानहाई होटल में प्रेसिडेंट झाओ एक पार्टी दे रहे हैं और कंपनी के सभी शेयरधारक आएंगे। आप लंबे और आकर्षक हैं, पार्टी में आकर कंपनी का समर्थन कीजिए। दरअसल उन्हें ग्राहक के साथ ड्रिंक के लिए बुलाया गया था, लेकिन हान युआन जानते थे कि यह नेता के सामने अपनी शान दिखाने का मौका है। उन्होंने जोश में आकर जवाब दिया, मेरे प्रिय निदेशक वांग, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। हानहाई होटल। शेन जिहुआई भी आज रात झाओ की कॉकटेल पार्टी में शामिल होने आए थे। वे और झाओ हुईफेंग एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन शेन परिवार ने झाओ के व्यवसाय में निवेश किया था, इसलिए शेन जिहुआई भी आज रात आमंत्रित मेहमानों की सूची में थे। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद श्री शेन, झाओ हुईफेंग ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। बॉस झाओ का कारोबार खूब फल फूल रहा है, शेन जिहुआई ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उनके साथ गिलास टकराए। झाओ हुईफेंग ने शेन जिहुई से फुसफुसाते हुए कहा, श्रीमान शेन, क्या आपने इसके बारे में सुना है? अफवाहें फैल रही हैं कि हे परिवार का लाडला बेटा लापता हो गया है। हे हानकुन बेहद चिंतित है और उसे खोजने के लिए पूरी दुनिया में लोगों को भेज रहा है। चेन जिहुई ने आश्चर्य से पूछा, यह कब हुआ? हे यू जैसा जीवित व्यक्ति बिना किसी कारण के कैसे लापता हो सकता है? झाओ हुईफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, वे कई दिनों से लापता है। कहा जाता है कि उनके 2 आदमी भी उनके साथ गायब हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। तीनों निगरानी क्षेत्र के एक अंधे क्षेत्र में गाड़ी चलाकर गए और फिर कभी बाहर नहीं निकले। ऐसा लगता है जैसे वे और गाड़ी हवा में गायब हो गए। ये कहने के बाद झाओ हुईफेंग ने फिर से आह भरी। ऐसा लगता है कि यह देश सचमुच अराजकता में डूबा हुआ है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई हैं। शेन जिहुई मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। हे परिवार की पहली 2 पीढ़ियां अभी अभी साफ सुथरे तरीके से जीवन में लौटी थीं, और झाओ परिवार भी कुछ साल पहले संगठित अपराध में शामिल था। भला इन दोनों परिवारों को यह कहने का क्या अधिकार हो सकता है कि परिवार में अराजकता है या नहीं? इन सब बातों के अलावा यह हानहाई होटल हे हानकुन की संपत्ति है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ संदिग्ध कारोबार चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई है और न ही किसी ने इसकी जांच की है। बाई कियान भी हानहाई होटल आई। इन दिनों विला में रहते रहते उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने शेन जिहुआई से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर शेन जिहुआई उसे आज ताजी हवा के लिए बाहर ले जाने को राजी हुए। हालांकि शेन जिहुआई ने उसे तीसरी मंजिल पर स्थित भोज कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह दूसरी मंजिल पर स्थित पुष्प कक्ष के निजी कमरे में ही रह सकी। अंगरक्षक बाहर पहरा दे रहे थे। कमरे में ठंडी हवा के कारण बाई कियान को ठंड लग रही थी। उसने फूलों के हॉल के बगल में एक छोटा सा दरवाजा देखा, जो सीधे बाहर की छत पर खुलता था। वह चुपचाप उस छोटे दरवाजे से बाहर निकली और आराम करने के लिए छत पर टहलने का मन बनाया। रात में भी बाहर गर्मी थी, लेकिन बाई कियान को महसूस हुआ कि इस गर्माहट ने उसे घेर लिया है और उसके शरीर की ठंडक को दूर कर दिया है, जिससे उसे बहुत आराम महसूस हो रहा है। आज हान युआन ने वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह के साथ मुस्कुराते हुए टोस्ट किया और बिना किसी झिझक के एक के बाद एक गिलास पीता गया। 3 राउंड पीने के बाद उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए वह होश में आने के लिए दूसरी मंजिल की छत पर चला गया। वहां उसकी मुलाकात अचानक बाई कियान से हो गई। कियान, हान युआन दौड़कर आगे बढ़ी और उत्साह से उसे गले लगा लिया। सच में तुम हो? बाई कियान का पूरा शरीर जम गया। ये तो वास्तव में हान युआन था। हान युआन इस मुलाकात के आश्चर्य में डूबा हुआ था। उसने बाई कियान के गर्भवती पेट पर नजर डाली। वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया और फिर खुशी से झूम उठा। तुमने गर्भपात नहीं कराया? बहुत बढ़िया। कियान, तुमने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुमने गर्भपात करा दिया है? बाई कियान ने उसकी बाहों से खुद को छुड़ाया, भौहें चढ़ाकर गुर्राते हुए कहा, बस करो हान युआन, मुझे मत छुओ। मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अब मुझे परेशान मत करो। कियान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हान युआन ने उलझन में पूछा।
तुम अभी भी गर्भवती हो, क्या तुम बच्चे को जन्म देकर खुद पालना चाहती हो? मेरे साथ घर चलो, घर आओ, मैं तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करूंगा। बाई कियान कियान ने गहरी सांस ली और हान युआन से दूरी बना ली। उसने ठंडे लहजे में कहा, इस बच्ची का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसके प्रेमी को ढूंढ लिया है और हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। हान युआन ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और फिर उसने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कियान कियान, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? बाई कियान कियान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हान युआन आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। बाई कियान कियान, तुमने ऐसा कैसे किया? चाहे तुम किसी के भी गर्भ में हो, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। मैंने तुम्हारे लिए स्कूल जिले का वह घर खरीदने में अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति खर्च कर दी थी। हम शादी करने की योजना बना रहे थे। बाई कियान कियान ने उसे झटक कर दूर कर दिया और धीमी आवाज में गुर्राते हुए कहा, हान युआन, ऐसी बेवकूफी मत करो। सरकारी अस्पताल तो लगभग ठप पड़े हैं। क्या तुम्हें पता है निजी अस्पतालों में कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? दर्द रहित इंजेक्शन की कीमत सोने से भी ज्यादा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मृत्युशैया पर चलूं? ये सुनकर हान युआन की आंखें लाल हो गईं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका खंडन कैसे करे। वह ये भी समझता था कि वर्तमान में सरकारी अस्पताल लगभग ठप पड़े हैं। कई लोग बुखार के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और चिकित्सा उपकरण और कर्मचारियों की कमी है। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उदास चेहरे से चुपचाप बाई कियान कियान को देखा और उसकी आंखों में आक्रोश उमड़ रहा था। बाई कियान कियान को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वह दरवाजे के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड को आवाज देना चाहती थी, लेकिन हान युआन उसके बहुत करीब थी और बाई कियान कियान को डर था कि अंगरक्षक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अचानक बाई कियान कियान को एक विचार आया और उसने हान युआन से कहा, हान युआन, असल में हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए साथ थे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ। सिर्फ शिया शिगे ही तुमसे सच्चा प्यार करती थी। मुझे पता है कि शिया शिगे अब ठीक है। तुम्हें शिया शिगे को ढूंढना चाहिए, तुम उसे वापस पा सकते हो। ये सुनकर हान युआन चौंक गया। शिया शिगे? बाई कियान कियान ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, शिया शिगे, मुझे पता है कि वह अब एक बड़े विला में रहती है। उसे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है और वह बहुत खुशहाल जीवन जी रही है। आपको उससे मिलने जाना चाहिए और फिर से साथ हो जाना चाहिए। बाई कियान कियान ने हान युआन के थोड़े विचलित चेहरे को देखकर कहा, युआन, हमारे रिश्ते को अस्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस शहर की इकलौती लड़की होने का मेरा रुतबा चाहते थे, मुझसे प्यार नहीं करते थे। वैसे भी क्या तुम्हें शिया शिगे से पहली नजर में प्यार नहीं हो गया था? हान युआन की आंखें गहरी थीं। उसने अपने पतले होंठ सिकोड़े और बिना कुछ कहे बाई कियान कियान को देखता रहा। ये देखकर बाई कियान कियान ने उसे रिझाने की कोशिश जारी रखी। युआन, तुम जानते हो कि मौजूदा माहौल कैसा है। तुम्हारी तनख्वाह के साथ अगर हम दोनों साथ काम करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे तो हम दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। युआन, शिया शिगे आजकल बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है और अभी भी अविवाहित है। शायद वह अभी भी तुम्हारे प्रति आसक्त है। मुझ पर समय बर्बाद करने के बजाय तुम उसे वापस पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बाई कियान कियान जानती थी कि हान युआन और वह एक ही तरह की इंसान थी। वे सिर्फ अपने फायदे को अधिकतम करने के बारे में सोचती थी। जब तक उम्मीद बाकी थी, वे ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहती थी जहां दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़े। हान युआन चुपचाप बाई कियान कियान के पेट को घूरता रहा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। दोनों के बीच गतिरोध बना रहा। बाई कियान कियान ने घबराकर अपना हैंडबैग कसकर पकड़ लिया। वह किसी भी समय सुरक्षा गार्ड को बुलाने के लिए तैयार थी। काफी देर बाद हान युआन ने धीरे से पूछा, शिया शिगे अब कहाँ है? बाई कियान कियान ने राहत की सांस ली और जवाब दिया, मुझे बस इतना पता है कि वह फिलहाल शिंदू समुदाय के एक विला में रहती है। ये सुनकर हान युआन कुछ देर चुप रहा। अंत में उसने अपना सिर नीचे किया, बाई कियान कियान के पेट पर एक और नजर डाली, फिर पीछे मुड़े बिना ही मुड़कर चला गया। हान युआन के जाने के बाद बाई कियान कियान ने एक लंबी आह भरी और रेलिंग के सहारे बैठ गई। पिछले कुछ दिनों से हे किंग का हे यू से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हे यू ने अपने 2 आदमियों को शिया शिगे को सबक सिखाने के लिए भेजा था, तब से वह मानो धरती से गायब हो गया है। बताओ, क्या तुमने शिया शिगे को डेट पर बुलाया? हे किंग ने वू जियानिंग की गर्दन पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा। वू जियानिंग हे किंग की पकड़ में लगभग दम घुटने से मर गई थी। उसने हौंफते हुए हे किंग से खुद को छुड़ाने के लिए हड़बड़ी की और सांस लेते हुए कहा, मैंने सचमुच शिया शिगे को आपकी बात बता दी है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। हे किंग इन दिनों लगभग पागल हो रही थी। उसे अपने परिवार को यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसने हे यू से शिया शिगे को सबक सिखाने के लिए कहा था। हे हांगुन और उसकी पत्नी अपने इस छोटे बेटे को बहुत प्यार करते थे। अगर उसकी वजह से हे यू से कोई दुर्घटना हो जाती तो निश्चित रूप से उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता। हे परिवार ने आसपास के सभी निगरानी कैमरों की जांच की और निगरानी से पता चला कि हे यू एक गली में गई और फिर कभी वापस नहीं आई, मानो वह व्यक्ति और कार दोनों हवा में गायब हो गए हों। गली सुनसान थी और आसपास के निगरानी कैमरों में किसी अन्य व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। अब हे किंग के पिता हे हांगुन और बड़े भाई हे लेई ने हे यू की तलाश के लिए अपने सभी आदमियों को जुटा लिया है और उन्होंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हे यू की ओर से कोई खबर नहीं मिली और परिवार की चिंता बढ़ती गई। हे किंग ने अपने हाथ में पहनी माणिक की अंगूठी को चिंता से घुमाया। वह और हे यू बचपन से साथ पले बड़े थे। उसका भाई अज्ञात कारणों से लापता था। वह बेहद चिंतित थी और पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पाई थी। जिया वेन हुई बस एक तरफ खड़ी रही और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लू सिक्सुए ने हे किंग को दिलासा देते हुए कहा, किंग किंग चिंता मत करो। जिया शिगे निगरानी वीडियो में नहीं दिखी। शायद उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर गई भी होती तो हे यू और उसके 2 अंगरक्षकों को उसका पीछा करने से नहीं रोक पाती। यह बहुत अजीब है। क्या वह गलती से अंकल हे के किसी दुश्मन से टकरा गई? ये सुनकर हे किंग ने अपना सिर झुकाया और सोच में पड़कर माथे पर शिकन आ गई। हे परिवार अतीत में कई संदिग्ध धंधों में शामिल रहा था और उनके कई दुश्मन थे। हे परिवार के सदस्यों ने अनुमान लगाया कि यह किसी दुश्मन का काम था। शायद किसी दुश्मन ने हे यू का पीछा किया होगा और संयोगवश किसी ऐसी जगह पर उससे टकरा गया होगा जहां कोई निगरानी नहीं थी। ये सोचकर हे किंग ने वू जियानिंग को जोरदार थप्पड़ मारा। वह जानती थी कि यह उसकी अपनी गलती थी और वू जियानिंग को दोष नहीं दिया जा सकता था। फिर भी वो वू जियानिंग पर गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम एक मुसीबत हो। अगर तुम शिया शिगे को नहीं जानती तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा परिवार किसी काम का नहीं है। वू जियानिंग अपनी पिटाई से स्तब्ध रह गई। उसने असमंजस में अपने जलते हुए गालों को धमक लिया।
बचपन से ही उसे बहुत लाड प्यार मिला था और उसने कभी इस तरह का अन्याय नहीं सहा था। लेकिन वो जियानिंग ये भी जानती थी कि हे किंग सबसे बड़ी बेटी थी, जिसे नाराज करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने ये भी सुना था कि हे परिवार एक ऐसा परिवार था जो हर तरह के काम करता था और उससे पंगा लेना बहुत मुश्किल था। अब हे परिवार का सबसे बड़ा बेटा लापता था और यह मामला उससे जुड़ा हुआ था। वो जियानिंग बहुत असमंजस में थी और उसे लग रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वह एक बार फिर जिया शिगे के प्रति नाराजगी जताने से खुद को रोक नहीं पाई। जिया शिगे ने ही तो इन लोगों को उकसाया था, तो उसने उसे क्यों फंसाया? जिया वेनहुई अभी भी सिर झुकाए एक तरफ खड़ी थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लू सिक्सुए जानती थी कि यह मामला हे यू की वजह से हुआ है। वह असमंजस में थी और उसने हे किंग से धीरे से कहा, किंग किंग चिंता मत करो, इस मामले के बारे में हम में से कुछ ही लोग जानते हैं। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हे यू के गायब होने से पहले क्या हुआ था। दुश्मन शायद पैसों के पीछे पड़ा है और हो सकता है कि वह कुछ दिनों में आपके परिवार से संपर्क करे, या शायद शियायू बस मजे के लिए कहीं खेलने चला गया हो और थोड़ी देर बाद खुद ही वापस आ जाए। हे किंग को लगा कि हे यू वाकई घर की पाबंदियों से परेशान है और अक्सर चुपके से अकेले ही विदेश जाकर कुछ साहसिक परियोजनाओं में हिस्सा लेती है। अब वह सिर्फ इसी तरह खुद को तसल्ली दे सकती थी। समूह ने 2 मिनट तक बातचीत की और फिर तितर बितर हो गए। लू सिक्सुए ने वू जियानिंग और शी वेनहुई को विशेष रूप से कहा कि वे इस मामले के बारे में किसी को न बताएं, और दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। जिया वेनहुई वू जियानिंग को घर तक छोड़ने गए। रास्ते में जिया वेनहुई ने वू जियानिंग को विनम्रता से समझाया, जियानिंग इसे दिल पर मत लो, ये युवतियां ऐसी ही होती हैं। शी वेनहुई को अक्सर हे किंग और लू सिक्सुए के आदेश मिलते रहते थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उनसे मिलने वाले फायदे उसके लिए वास्तविक थे। लू सिक्सुए और हे किंग अक्सर उसे कुछ ऐसी विलासिता की वस्तुएं दे देते थे जो उन्हें पसंद नहीं होती थी, और वह उन्हें बुटीक में ले जाकर अच्छे खासे दामों पर बेच देती थी। हालांकि शी वेनहुई के पिता व्यवस्था में एक छोटे नेता थे, लेकिन वे कमाए वाले सरकारी अधिकारी भी थे। परिवार ने विदेश में उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वे उसे अधिक समृद्ध जीवन नहीं दे सके। जिया वेनहुई को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वह हे किंग और लू सिक्सुए पर भरोसा करके अमीर वर्ग के किसी धनी युवक से संबंध बनाना, शादी करना और सचमुच सामाजिक स्तर में ऊपर उठना चाहती थी। उसका पिछला निशाना लू सिक्सुए का बड़ा भाई लू सिकी था, लेकिन जैसे जैसे लू परिवार का पतन होता गया, वह एक नया निशाना खोजना चाहती थी। वो जियानिंग ने सिर हिलाया। उसकी महत्वाकांक्षाएं शी वेनहुई जितनी बड़ी नहीं थी और न ही वह धनी लोगों के समूह में शामिल होने की उम्मीद रखती थी। उसे लगता था कि शी वेनहुई का भाई शी वेन की पहले से ही एक बहुत अच्छा विकल्प है। वह कम उम्र में ही इस क्षेत्र में आ गया था और उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित है। वो जियानिंग के घर पहुंचते ही वुमिन ने देखा कि उसके गाल लाल, सूजे हुए और खून से लथपथ थे। हे किंग ने उसे थप्पड़ मारने में जरा भी संकोच नहीं किया था और उसके नाखून भी नुकीले थे। अब वो जियानिंग का चेहरा सूजा हुआ था और उस पर खून के कई निशान थे, जो देखने में बेहद डरावने लग रहे थे। वुमिन भयभीत हो गई और जल्दी से वो जियानिंग का गाल पकड़कर इधर उधर देखने लगी और घबराकर पूछने लगी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? वो जियानिंग ने उसकी नजरें बचाई। उसे अच्छी तरह याद था कि लू सिक्सुए ने उसे किसी को न बताने के लिए कहा था। अब वह बहुत उलझन में थी। वह पूरी बात सोचती रही और उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। वो जियानिंग ने अवचेतन रूप से केवल इतना ही कहा, मुझे चचेरे भाई शिगे के साथ कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। वुमिन हैरान और गुस्से में थी। शिया शिगे, क्या तुम कल उससे बाहर मिली थी? उसे तुम पर हमला करने का क्या अधिकार था? क्या ऐसा हो सकता है कि शिया गुआकांग और मेरे बीच संबंध तय होने के कारण शिया शिगे मेरे परिवार से नफरत करने लगी हो, इसलिए उसने वो जियानिंग से बदला लिया हो? उसने ऐसा नहीं किया माँ, इसलिए पूछो मत, वो जियानिंग ने नाराज होकर कहा। वुमिन ने उसकी बात नहीं सुनी और मुख्य शयन कक्ष की ओर जोर जोर से चिल्लाता रहा, शिया गुआकांग, शिया गुआकांग, शिया गुआकांग, इधर आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? जिया गुआकांग घबराकर बेडरूम से बाहर भागी और हैरानी से पूछा। वुमिन ने वो जियानिंग का लाल, सूजा हुआ और टूटा हुआ चेहरा ऊपर उठाकर उसे दिखाया। उसने गुस्से से कहा, अपनी बेटी का चेहरा देखो, तुम्हारी भतीजी ने उसे बुरी तरह पीटा है, वह बहुत निर्दयी है, हमें पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाना होगा। ये सुनकर शिया गुआकांग दंग रह गया। शीगे, उसने जियानिंग को क्यों मारा? ये वो नहीं है। ओह, पूछना बंद करो। वो जियानिंग बहुत चिंतित थी। वो बस लोगों को शांत करना चाहती थी। वह बचपन से ही अच्छी लड़की थी और वुमिन उस पर बहुत सख्ती बरतती थी। उसे डर था कि यह मामला बड़ा मुद्दा बन जाएगा। एक बार मामला बड़ा हो गया तो वह शिया शिगे को धोखा देने की अपनी कोशिशों और एडवर्ड से अपने जुड़ाव को छिपा नहीं पाएगी। वुमिन ने संदेह से कहा, सच में? तो बताओ क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा? ये सुनकर वो जियानिंग झिझक गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। यह देखकर वुमिन को और भी यकीन हो गया कि यह सब शिया शिगे ने किया है। उसने अपना बैग उठाया और जाने ही वाली थी कि बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे शिया शिगे के घर जाकर पता लगाना ही होगा कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हे भगवान, माँ, वो जियानिंग चिल्लाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह वास्तव में वह नहीं है, बस इसे छोड़ दो। वो जियानिंग बेहद घबराई हुई, चिंतित और गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि अगर वुमिन इसी तरह हंगामा करती रही तो वह निश्चित रूप से और भी गहरे संकट में फंस जाएगी। वुमिन ने फिर भी जोर देकर कहा, नहीं, अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं समझाएंगे तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। वुमिन के मन में वो जियानिंग को नियंत्रित करने की प्रबल इच्छा थी। आखिरकार उसकी इकलौती बेटी यही थी, चाहे वो जियानिंग को थप्पड़ ही क्यों न पड़ जाए, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो जियानिंग का दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। पहले से ही वह उलझन में थी और अब वुमिन के इस हंगामे से उसे लग रहा था कि वह पागल हो जाएगी। उसने अपना सिर पकड़कर चीखते हुए कहा, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? मैंने कहा था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, अब तुम्हें उसे दोबारा ढूंढने की इजाजत नहीं है। वुमिन ने वो जियानिंग के पागलपन भरे चेहरे को देखा और वहीं अवाक खड़ी रह गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम नहीं बताओगी तो माँ को शिया शिगे के घर जाकर पूछना पड़ेगा। अचानक वो जियानिंग रसोई की ओर भागी और सब्जियां उठाते हुए चिल्लाई, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। ये देखकर जिया गुआकांग मामले को शांत करने के लिए तुरंत दौड़ी और बोली, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। उसने कहा कि अब उसका शीगे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बवाल करना बंद करो। शिया गुआकांग ने झट से वो जियानिंग के हाथ से थाली छीन ली और उसे प्यार से दिलासा दिया। वुमिन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सीधी सादी बेटी उसे यौन शोषण की धमकी देगी।
वह डरी हुई भी थी, लेकिन बेटी का ऐसा व्यवहार उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसने बेबसी से बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन शिया गुआकांग ने झट से उसे आंख मारी। ठीक है, क्या तुम सच में अपनी बेटी को पागल करना चाहती हो? ये सुनकर वू मिन ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोलना बंद कर दिया। शिया गुआकांग ने वू जियानिंग को कमरे में ले जाने में मदद की, उसे धीरे से सांत्वना दी और बार बार उसे आश्वस्त किया कि वह वू मिनचैन को शिया शिगे के लिए परेशानी पैदा नहीं करने देगा। वू जियानिंग अब भी बहुत परेशान थी। उसे शी वेन हुई के साथ इन दोनों दोस्तों से मिलने का पछतावा था, जिया शिगे को वह संदेश भेजने का पछतावा था, और उससे भी ज्यादा उसे अभी अभी जिया शिगे का नाम लेने का पछतावा था। वह असमंजस की स्थिति में थी और उसने खुद को रजाई से ढक लिया और चुपचाप रोने लगी। इस बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ? यह इस हालत में कैसे पहुंच गया? वो मिन चिंतित होकर बैठक में इधर उधर घूमने लगी। तुम्हें चुपके से शिया परिवार के पास जाकर शिया शिगे से स्पष्टीकरण लेना होगा। बस करो, जिया गुआकांग ने गुस्से से कहा। वह अपनी पत्नी के हट से भी परेशान था। अपनी बेटी पर और दबाव मत डालो। क्या तुम्हें वाकई उसे ऐसे मुश्किल हालात में उकसाना जरूरी है? ये सुनकर वो मिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से कहा, शिया गुआकांग, तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शिया गुआकांग ने झुंझलाहट से अपनी भौहें सिकुड़ी और ठंडी आवाज में कहा, इस परिवार में हर दिन होने वाला ये तमाशा तुम्हारी वजह से है। अगर तुम इस तरह जीना नहीं चाहते तो मत जियो। वो मिन गुस्से से इतनी कांप रही थी कि उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसने शिया गुआकांग की ओर इशारा करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है, तुम दोनों लड़कियां मुझे नापसंद करती हो, इसलिए मैं अब अपनी मां के घर वापस जा रही हूँ। अप्रत्याशित रूप से जिया गुआकांग ने शांत भाव से कहा, यह आप पर निर्भर करता है। फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। वो मिन शिया गुआकांग की पीठ को स्तब्ध होकर देखती रही और फिर उसने अपना चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे रोने लगी। उसके पिता के देहांत के बाद से शिया गुआकांग अब पहले की तरह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती थी। उसने अपने पति के रवैये में आए बदलाव को पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वो मिन काफी देर तक अकेले बैठक में बैठी रही। आखिरकार उसने आह भरी, अपना बैग नीचे रखा और खाना पकाने के लिए रसोई में चली गई। शिया शिगे को बाहर के हंगामे की कोई परवाह नहीं थी। उसने हाल ही में कुछ छोटे सुअरों को मारकर शेल्फ पर रख दिया था। सुअर के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सौभाग्य से फार्म में बने पिंजरे काफी बड़े थे, वरना वे उनमें समा नहीं पाते। इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय वस्तुएं जंगली मशरूम और शहद हैं। उसके बाद मिनी पिग्स का नंबर आता है। उपयोगकर्ता XXX। यह आखिरकार दुकानों में वापस आ गया है। जब से मेरे मालिक के बेटे ने यह भुना हुआ सुअर का मांस खाया है, तब से वह हर दिन यही खाने की जिद करता है। वह सुअर का मांस नहीं खाता जो मेरे मालिक दूसरी ब्रीडिंग कंपनियों से खरीदते हैं। मेरे मालिक ने मुझे हर दिन इस दुकान की रखवाली करने के लिए कहा है ताकि मैं स्टॉक ले सकूं। यूजर XXX। ये कमाल है। अगर आप सुअर का मांस नहीं खरीद सकते तो आप सुअर के अंदरूनी अंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन अंदरूनी अंगों से दरिया बनाया और उसमें सुअर के मांस की बिल्कुल भी गंध नहीं आई। उपयोगकर्ता XXX। मैंने आखिरकार कुछ सुअर का मांस खरीद लिया। कृपया शहद की खरीद सीमित करें। मेरे पिताजी इसके बिना नहीं रह सकते। इसे पीने के बाद उनका रक्तचाप कम हो गया है। महीने में 2 डिब्बे शहद बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। पैकिंग और शिपिंग करते समय जिया शिगे सोच रही थी कि क्या ताओयुआन क्षेत्र में अलग अलग सौरकाल होने के कारण इन दिनों जंगलों में जंगली मशरूम कम हो रहे हैं। पिछले 2 महीनों में जंगली मशरूम जमीन से मशीन गन की तरह तेजी से निकल रहे हैं और इस अवधि के दौरान उत्पादन पिछले स्तर का केवल 10वां हिस्सा है। शिया शिगे को डर था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वे अत्यधिक मछली पकड़ने लगेंगे, इसलिए उसने आंखों में आंसू लिए जंगली मशरूमों को अलमारियों से उतार दिया। सामान पहुंचाने के बाद जिया शिगे बिल्ली को कमरे से बाहर ले गई और आराम से स्नान किया। उच्च तापमान जारी है और वर्तमान सीमित जल आपूर्ति में परिवर्तन हुआ है, जो पहले दिन में 2 बार 1-1 घंटे के लिए मिलती थी, अब बदलकर दिन में 2 बार 30 मिनट के लिए मिल रही है। पानी का बहाव बहुत कम है, जो एक परिवार की दैनिक पीने की जरूरतों के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। शिया शिगे अक्सर अपने परिवार की लापरवाही का फायदा उठाकर तहखाने में खनिज पानी भर लेता था और समय समय पर ताओयुआन नाले से घर में मौजूद कई पानी की टंकियों को भरता था। स्नान करने के बाद जिया शिगे ने अपने बाल पोंछे, मिनी पिग के वूशी मांस का एक हिस्सा फ्रिज में रखा और वूशी मांस का दूसरा हिस्सा लेकर जिंगलिंग सुपरमार्केट गया। वह सड़क पर चलते हुए अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी अचानक वह रुक गई। 5-1107 वे एलान। सभी लोग सावधान रहें। पिछले 2 दिनों में इलाके में लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। यह डरावना है। 6-702 कियाओ युगांग। सुपरमार्केट पर सशस्त्र पुलिस की निगरानी थी। इतनी हिम्मत किसने दिखाई? क्या पुलिस ने गोली नहीं चलाई? 4-2009 सिस्टनी। क्या बंदूक में गोली नहीं है? 12-1803 ट्रिपल ए ब्रदर बिल्डिंग मटेरियल्स डेकोरेशन। गोलियां जरूर चल रही होंगी। 2 रात पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैंने किसी को बस्ती के गेट में घुसकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश करते देखा। पुलिस ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। 5-1107 वे एलान। यह इलाके के सुपरमार्केट में नहीं हुआ था, बल्कि पीछे वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास हुआ था। उन्होंने आपको कुछ ले जाते हुए देखा और लूट लिया। मेरे पति पर तो उन्होंने चाकू से हमला भी किया। 6-702 कियाओ युगांग। ये बहुत डरावना है। क्या आपने पुलिस को फोन नहीं किया? 5-1107 एजियो। पुलिस को फोन किया और उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि कैमरा खराब है। 2-1908 नारियल का पेड़। बड़े पैमाने पर छटनी और बढ़ती कीमतों के परिणाम कोई समाधान नहीं है। 2-1408 गांव में मेरे पति की कंपनी भी बंद हो गई है। भीषण गर्मी आधे साल से अधिक समय से जारी है। अब हर जगह व्यवसाय बंद हो रहे हैं और सभी के पास कोई आय नहीं है। हालांकि बिजली और पानी की कीमतें बहुत अधिक है और इतनी बढ़ गई हैं कि आम लोगों के लिए जीना लगभग असंभव हो गया है। 12-1803 ट्रिपल ए ब्रदर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डेकोरेशन। अगर आप बेहद मजबूर हैं तो सरकार के ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन करें। आपको इसे 1 साल के भीतर चुकाने की जरूरत नहीं है। आप बस चावल और आटा खरीद सकते हैं। हालांकि जीवन कठिन होगा, लेकिन आप भूख से नहीं मरेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको चोरी करने की जरूरत पड़े। 2-1908 नारियल का पेड़। संकट के समय में कड़ी सजा जरूरी होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस इसे कैसे संभालती है। शिया शिगे ने ग्रुप चैट देखते हुए माथे पर शिकन डाली। एक गिरोह ने अपराध किया और निगरानी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। यह अब उस तरह की व्यक्तिगत डकैती नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। शिया शिगे रास्ते भर सोचते हुए जिंगजिंग सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि बाहर बहुत गर्मी थी और सुपरमार्केट में कोई ग्राहक नहीं था।
शिया हुयिन और लिन परिवार के तीनों सदस्य एक साथ बैठे गंभीर भावों में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। शिया शिगे को अंदर आते देख शिया हुयिन ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, बच्चे, इतनी गर्मी में तुम फिर से यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें लू लगने का डर नहीं है? शिया शिगे मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने मालिक समूह में देखा कि हाल ही में कुछ चोरियां हुई हैं। क्या यहाँ सब ठीक है? शिया हुयिन ने गंभीर भाव से कहा, हम ठीक हैं। बिल्डिंग नंबर 9 में कुछ घटना हुई है। आज सुबह ही बिल्डिंग नंबर 9 में किसी ने पुलिस को फोन करके बताया कि अपराधियों ने घर में घुसकर हमें लूट लिया है। पुलिस अधिकारी टैन और झेंग कुछ सुरक्षा गार्डों को लेकर मामले को संभालने गए हैं। शिया शिगे का दिल बैठ गया। उसने पहले तो सोचा था कि यह सिर्फ एक सड़क पर हुई लूट है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह घर में भी हुई लूट होगी। शिया शिगे ने सुअर का मांस लिन जिंगजिंग को दे दिया। यह देखकर लिन युआनफेंग शर्मिंदा होकर बोला, आजकल सुअर का मांस इतना महंगा है, हम आपको पैसे खर्च करने के लिए क्यों परेशान करें? हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लिन शुओ ने यह भी कहा, दुकान में जनरेटर और पेट्रोल हमेशा से आप ही मुहैया कराते आए हैं। पेट्रोल की कीमतें अब इतनी बढ़ गई हैं कि हम पहले से ही तंग आ चुके हैं। कृपया अब और पैसे खर्च न करें। शिया शिगे मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, अंकल लिन, भाई लिन, आपको मेरे प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपकी देखभाल के कारण मेरी माँ और चाचा भी बहुत खुश हैं। शिया हुयिन ने यह भी कहा, हाँ, कभी कभी मैं और मेरा बड़ा भाई घर नहीं जाते और हमें जिंगजिंग से खाना बनाने के लिए कहना पड़ता है। यह बस सुअर के मांस का एक टुकड़ा है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद लिन परिवार ने शर्मिंदगी के साथ सुअर का मांस स्वीकार किया। कुछ देर बातचीत करने के बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से शियाओ हे और शिया गोचेंग वापस आ गए। यह देखकर जिया हुयिन तुरंत आगे बढ़ी और पूछा, क्या हो रहा है? क्या बिल्डिंग 9 का मालिक ठीक है? शिया गोचेंग ने गंभीर भाव से कहा, 4 बदमाशों ने बिल्डिंग नंबर 9 में घुसकर घर लूट लिया। उनके पास कुल्हाड़ी और बड़े चाकू थे। उनमें से एक को पहले से ही ताला खोलना आता था। उसने कार्ड का इस्तेमाल करके बिना ताले वाला दरवाजा खोल दिया। वे पहले 504 नंबर के मकान में गए और वहां के इकलौते मालिक की हत्या कर दी। फिर वे 604 नंबर के मकान में गए और वहां रहने वाले एक दंपत्ति को मार डाला। जब पुलिस पहुंची तो वे 804 नंबर के मकान में थे। 804 नंबर के मकान का मालिक शौचालय में छिप गया और उसने दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश की। इसी तरह वह बच निकला। शिया शिगे और उसके साथी स्तब्ध रह गए। हालांकि शिंदू समुदाय में पहले भी घरों में चोरी की घटनाएं हुई थी, लेकिन यह पहली बार था कि किसी की मौत हुई थी, और वह भी 3 लोगों की। इस अपराध को अंजाम देने वाला गिरोह ताला तोड़ने में माहिर था, हथियारों से लैस था और पूरी तरह तालमेल से काम करता था। यह कृत्य बेहद घिनौना है। शिया शिगे के चेहरे पर चिंता देखकर शिया गोचेंग ने आगे कहा, मैंने अधिकारी टैन और अधिकारी झेंग से सुना है कि ये चारों अपराधी उसी गिरोह के हैं जिन्होंने पहले निगरानी कैमरे तोड़कर मोहल्ले में सड़क पर लोगों को लूटा था। उन्होंने एक संगठित आपराधिक गिरोह बना लिया है। शिया शिगे स्तब्ध रह गया। क्या कोई बाहरी आपराधिक संगठन हमारे समुदाय में घुस आया है? संपत्ति प्रबंधक शियाओ हे ने उदास चेहरे से सिर हिलाते हुए कहा, ये बाहरी लोग नहीं है, बल्कि हमारे समुदाय के ही निवासी हैं। इन्होंने पहले भी सड़क पर लोगों को लूटा है और 2 से अधिक बार ये अपराध कर चुके हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद इन्हें 2 बार चेतावनी दी गई और हमारे समुदाय में मौजूद सामान की आपूर्ति करने वाले केंद्रों से खरीदारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वे सामान नहीं खरीद पा रहे थे और उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वे एक साथ आए और एक आपराधिक संगठन बन गए। कई लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, कैमरों को रोका और इस बात का इंतजार किया कि कौन से मालिक सामान खरीदेंगे और फिर उन पर हमला करके उन्हें लूट लिया। कुछ सफलताओं के बाद वे और भी अधिक साहसी हो गए, ये सोचकर कि जब तक उनके पास अधिक लोग होंगे पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ औजार इकट्ठा किए और लोगों के घरों में चोरी करना शुरू कर दिया, इस बात पर भरोसा करते हुए कि किसी को ताले तोड़ना आता होगा। शुरू में शायद उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, वे सिर्फ लोगों को काबू में करना चाहते थे, लेकिन 504 नंबर के लोगों ने सहयोग नहीं किया और घबराकर चिल्लाने लगे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उन्हें मार डाला। पहले व्यक्ति को मारने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ और घरों को भी लूट लिया जाए, इसलिए उन्होंने 604 और 804 नंबर के लोगों को भी मार डाला। लिन जिंगजिंग ने हौंसते हुए कहा, यह तो एक गिरोह बन गया है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो क्या और भी लोग इसमें शामिल होते चले जाएंगे? शिया गोचेंग, सभी को काबू में कर लिया गया है। इस बार इन्होंने एक मौत को अंजाम दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसका अंत आसानी से होगा। शिया शिगे ने कम्युनिटी ग्रुप चेक किया। 9-504 और 9-604 नंबर के मकान मालिकों के साथ हुई इस घटना की खबर पूरे समुदाय में फैल चुकी थी। ग्रुप के मकान मालिक गुस्से में थे और कुछ घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वे इन लोगों का अगला निशाना न बन जाए। हम शाम तक बेसब्री से इंतजार करते रहे और शाम को पुलिस ने समूह में हुई कार्रवाई के परिणाम घोषित किए। पुलिस ने बताया, हाल ही में कुछ कानून तोड़ने वाले तत्वों ने मिलकर एक आपराधिक गिरोह बनाया है, जिसने समुदाय में संगठित और सुनियोजित तरीके से घरों में डकैती और हत्याएं की हैं। जांच के बाद पता चला है कि इस गिरोह में 14 लोग हैं। इस दौरान उन्होंने 19 डकैतियों को अंजाम दिया, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई और 16 लोग घायल हुए। इस गिरोह के अपराध करने के तरीके क्रूर हैं, अपराध की परिस्थितियां भयावह हैं और उनकी व्यक्तिगत द्वेष भावना बेहद गहरी है। इस विशेष अवधि में उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब गिरोह के सभी 14 सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। 2-1908 नारियल का पेड़, अच्छा, उसे मारना अच्छा है। आखिरकार मुझे राहत मिली। पागल को दंडात्मक उपाय से दंडित किया जाना चाहिए। खासकर इस समय हमें उसे दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में मार देना चाहिए। 6-702 क्या युगान, बस उन्हें मार डालो, नहीं तो मैं रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा। 9-504 और 9-604 बहुत दयनीय है। 9-503 जुनजुन, 9-504 हमारी पड़ोसी है, एक बुजुर्ग महिला जो अकेली रहती है। वह बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्हें पता है कि हमारा परिवार बड़ा है और हम बहुत पानी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वह हमें बचा हुआ पानी दे देती थी। उन बदमाशों ने मीठी मीठी बातें करके बुजुर्ग महिला को दरवाजा खोलने के लिए बहकाया और जब तक हमें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और हमने पुलिस को बुलाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2-1408 गांव में ही किसने सोचा होगा कि समुदाय में ऐसे नीच लोग छिपे हुए हैं। मैंने अपने पति से कुछ स्टील के पाइप अलग करने और उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। भविष्य में अगर हमारा सामना लुटेरों या चोरों से हुआ तो हम उन्हें पीटेंगे और चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए उनका मांस नोच कर खा लेंगे। ये सचमुच बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। पुलिस की चेतावनी, हाल ही में सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं लगातार घट रही हैं।
कृपया अपने हितों की रक्षा के लिए पहल करें। आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए गए सभी कार्य वैध आत्मरक्षा माने जाते हैं। 2-1908 नारियल का पेड़। समझ गया। मैं आपको इसका सरल अनुवाद बताता हूँ। अगर आपको कोई चोरी करने या परेशानी पैदा करने की कोशिश करता हुआ दिखे तो बस उसे मार डालो। 4-1209 काम चोरी कर रहा है। समझ गया। अब मैं अपने साथ रसोई का चाकू रखता हूँ। सोते समय मैं उसे अपने तकिए के नीचे रखता हूँ। 6-702 कियाओ युगांग। मैंने दरवाजे और खिड़कियों को अलमारियों से बंद कर दिया है, इसलिए अपराधियों के लिए अंदर आना मुश्किल है। मैं सभी को इसे आजमाने की सलाह देता हूँ। 2-1908 नारियल का पेड़। 6-702 चांदनी। अपराधियों के लिए अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अगर दमकल कर्मी आकर लोगों को बचाना चाहें तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा। 4-1209 लापरवाही बरत रहा है। शुष्क मौसम में आग लगने की आशंका रहती है, इसलिए अपने भागने के रास्ते को अवरुद्ध न करें। इसके अलावा हर जगह पानी की कमी है और अगर आग लग गई तो यह विनाशकारी होगा। 6-702 कियाओ युगांग। अरे तुम सही हो। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं वास्तव में दरवाजे को अवरुद्ध नहीं कर सकता। 3-805 वाटर सॉफ्ट कैंडी। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आग लगने की संभावना से ज्यादा अपराधियों के घर में घुसने की संभावना है। एक कमजोर सी छोटी बच्ची होने के नाते मैं बहुत डरी हुई हूँ। कल जब मेरे माता पिता काम पर चले जाएंगे तो मैं सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दूंगी। जब जिंगजिंग सुपरमार्केट में कई लोग अभी भी इस लुटेरे गिरोह के बारे में बात कर रहे थे, तभी ऑफिसर टैन और ऑफिसर झेंग वापस आ गए। सभी लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या चल रहा है? क्या उन आपराधिक गिरोहों के सभी सदस्यों से निपट लिया गया है? अधिकारी टैन ने गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, उन सभी को गोली मार दी गई है और उनके शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। अधिकारी झेंग ने भारी चेहरे के साथ शियाओ हे से कहा, कृपया अपने संपत्ति प्रबंधन केंद्र से भवन संख्या 9-504 और भवन संख्या 9-604 के बाद की स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए कहें। हमने पीड़ितों के परिवारों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे फिलहाल नहीं आ सकते। शाओ हे ने गंभीरता से कहा, ठीक है, ठीक है। हमारे वरिष्ठ प्रबंधक ने अभी मुझे बताया कि संपत्ति प्रबंधन केंद्र इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है। चिंता मत करो। एक ही क्षण में 3 लोगों की जान चली गई और सुपरमार्केट में मौजूद हर कोई शोकग्रस्त नजर आ रहा था। जल्द ही सूरज डूब गया और मालिक दोबारा सामान खरीदने के लिए कतार में लगने लगे। आज ही एक हत्या हुई थी, इसलिए हर तरफ दहशत का माहौल था। कई लोगों के पास हथियार थे, कुछ के हाथों में स्टील का पाइप था, कुछ की कमर पर रसोई का चाकू था और एक व्यक्ति के पास तो गर्म बर्तन भी था। अब पहले से ज्यादा लोग आ रहे हैं। पहले लोग गर्मी से डरते थे, इसलिए हर परिवार से एक व्यक्ति पूरे परिवार के लिए सामान खरीदने जाता था। लेकिन आज अकेले रह जाने और बुरे इरादों वाले लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने के डर से कई परिवार 3 या 5 के समूह में निकलते हैं। सामान चुनते समय हर कोई आपस में कुछ बुदबुदा रहा था। बिस्किट फिर से इतने महंगे क्यों हो गए? पिछले हफ्ते से इनकी कीमत दोगुनी हो गई है। अब तो मैं इन्हें खरीद ही नहीं सकता। मेरे पास सिर्फ चावल और नूडल्स खरीदने के लिए ही पैसे हैं, इसलिए बिस्कुट खरीदने के लिए मेरे पास कोई अतिरिक्त पैसा या कोटा नहीं है। ये अब विलासिता की वस्तुएं हैं। बहुत सी चीजें स्टॉक से बाहर हैं। क्या वे सचमुच कभी दोबारा स्टॉक में नहीं आएंगी? सभी कारखाने बंद हो गए हैं। हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे? अरे अक्टूबर आ गया है और गर्मी जुलाई और अगस्त से भी ज्यादा है। ये दिन कब खत्म होगा? बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। अक्टूबर में जब सर्दी आएगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। सुपरमार्केट बंद होने के बाद जिया शिगे, जिया हुयेन और जिया गोचिंग ने लिन जिंगजिंग के परिवार को अलविदा कहा और रास्ते से होते हुए घर की ओर चल पड़े। हालांकि रात में हवा का तापमान अभी भी बहुत अधिक होता है, लेकिन ये दिन के मुकाबले कहीं बेहतर है क्योंकि उस समय सूरज की किरणें नहीं पड़ती। बिजली बचाने के लिए समुदाय ने स्ट्रीट लाइट नहीं जलाई, लेकिन सौभाग्य से तेज चांदनी ने देर से घर लौट रहे लोगों के लिए आगे की सड़क को रोशन कर दिया। अचानक जिया शिगे ने सड़क किनारे एक बिजली के खंभे के पास जमीन से एक हरा अंकुर निकलते देखा। ये हरा अंकुर इस समय विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह आश्चर्य से दौड़कर वहां गई, झुककर देखने लगी और तुरंत पहचान गई कि यह क्या है। रेगिस्तानी लता। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि अक्टूबर का महीना आ चुका है। उनके पिछले जीवन में रेगिस्तानी लता लगभग इसी समय उगना शुरू होती थी। रेगिस्तानी लता एक नई प्रजाति है जिसकी खोज पहले कभी नहीं हुई है और कई विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि इस प्रजाति की उत्पत्ति रेगिस्तान से हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि संभवतः शुरुआती वैश्विक बवंडर रेगिस्तान की गहराई से रेगिस्तानी लता के बीजों को बाहर ले आया और उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया। रेगिस्तानी लताओं में पर्यावरण के प्रति मजबूत अनुकूलन क्षमता होती है और वे अत्यंत कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। वे उच्च तापमान और सूखे वाले वातावरण में उग सकती है और बर्फीले तूफान और भीषण ठंड का भी सामना कर सकती है। लंबे समय तक उच्च तापमान के कारण अन्य वनस्पतियों की प्रजातियां नष्ट हो गईं। प्रतिस्पर्धियों की अनुपस्थिति में रेगिस्तानी लता के बीज जड़ पकड़ने लगे और तेजी से बढ़ने लगे, जिससे वे थोड़े ही समय में हर जगह फैल गए। रेगिस्तानी लता का सबसे मोटा हिस्सा 2 उंगल जितना चौड़ा हो सकता है और इसकी बाहरी सतह पारदर्शी छोटे छोटे कांटों की एक परत से ढकी होती है जो बेहद बारीक होते हैं। लता की त्वचा एलोवेरा जैसे जेलनुमा पदार्थ से लिपटी होती है जिसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। जब आप बेलों को काटेंगे तो आपको अंदर बड़े बड़े सफेद अंडे दिखाई देंगे जो कुर्जू के गोल गोल कीड़ों जैसे दिखते हैं। हालांकि यह घिनौना है, लेकिन प्रलय के समय में ये सबसे कीमती प्रोटीन है। रेगिस्तानी लताएं जहरीली होती हैं, लेकिन विषों को हटाने के लिए विशेष उपचार के बाद इन्हें खाया जा सकता है। विशेष रूप से उपचारित रेगिस्तानी लताओं से बने केक न केवल पानी की पूर्ति करते हैं बल्कि प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। पिछले जन्म में जब अन्न भंडार खाली हो जाता था तो ये केक आपदा राहत के लिए सबसे अच्छा भोजन बन जाते थे। शिया शिगे को अब भी याद था कि उनके पिछले जीवन में कई आस्तिकों ने दावा किया था कि रेगिस्तानी लता मानव जाति के लिए ईश्वर की मुक्ति है और यह मानव जाति के लिए ईश्वर द्वारा छोड़ी गई आशा की अंतिम किरण है। राज्य के प्रबल समर्थन से झोहो एंटरप्राइज के नेतृत्व वाली कृषि और पशुपालन कंपनियों ने रेगिस्तानी लताओं का अध्ययन और सुधार करना शुरू किया। विशेषज्ञों और विद्वानों के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी लताओं की वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके बाद राज्य ने कृषि और पशुपालन उद्यमों को बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी लताओं को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और रेगिस्तानी लताओं से बने खाने योग्य सैंड वाइन केक तैयार किए जिन्हें आपदा राहत सामग्री के रूप में लोगों में वितरित किया गया। शिया शिगे को अभी भी याद था कि अपने पिछले जीवन में लू परिवार के दिवालिया होने और उसका परिसमापन हो जाने के बाद
उन्हें पूरी तरह से जू इलान के निजी धन से ही सहारा दिया गया था। उस समय जू इलान ने शिया शिगे को बताया कि लू परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आशा करती है कि शिया शिगे उसके माता पिता की स्थिति को समझ पाएगी। शिया शिगे को जू इलान पर दया आई और वो उसका बोझ बांटना चाहती थी। इसलिए लू परिवार के बाकी सदस्यों ने शिया शिगे द्वारा बदले में दिए गए भोजन को खाया, जबकि शिया शिगे ने रेत से बने इस बेत के केक से अपना गुजारा किया। शिया गोचेंग और शिया हुईन ने देखा कि शिया शिगे अचानक सड़क के किनारे दौड़कर बैठ गया। वे कुछ हैरानी से उसके पास गए और पूछा, शिगे तुम्हें क्या हुआ है? शिया हुईन ने शिया शिगे की निगाहों का पीछा किया और उसे एक छोटी हरी कली दिखाई दी। उसने आश्चर्य से कहा, यह किस तरह की बेल है? इतनी गर्मी और सूखे में भी यह अंकुरित हो रही है। शिया गोचेंग भी आश्चर्यचकित थे। पिछले कुछ महीनों से सूरज बहुत तेज रहा है और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। हरी भरी पट्टियां झुलस गई हैं, लेकिन ये छोटा सा पौधा फिर भी उगाया है। यह सचमुच अद्भुत है। माँ, चाचा जी, ये चीज जहरीली है, भविष्य में इसे लापरवाही से छूना मत, जिया शिगे ने चेतावनी दी। शिगे, क्या तुम्हें यह पता है? शिया हुईन ने उत्सुकता से पूछा। शिगे उसे जरूर जानती होगी, यह मत भूलो कि हमारी शिगे कॉलेज की छात्रा है, बस उसकी बात सुनो। शिया गोचेंग ने शिया हुईन से गंभीरता से कहा। जब से शिया शिगे ने तूफान की सटीक भविष्यवाणी की थी, शिया गोचेंग को उन पर पूरा भरोसा था। बाद में शिया शिगे ने भीषण गर्मी की भी सटीक भविष्यवाणी की और उनके परिवार को अंतिम समय में मांस और एयर कंडीशनिंग के साथ सुखमय जीवन जीने का मार्ग दिखाया। शिया गोचेंग के लिए शिया शिगे के शब्द किसी शाही फरमान की तरह थे। ये सुनकर शिया शिगे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पलकें झपकाई और मजाक में कहा, अभी भी मेरे चाचा ही मेरा सहारा है। तब जिया शिगे ने उन दोनों से गंभीरता से कहा, इस पौधे में बहुत सारे कांटे हैं। ये कांटे पारदर्शी, पतले और घने हैं और इन्हें ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर ये कांटे चुभ जाएं, तो आपकी त्वचा पर घाव हो जाएंगे। माँ, चाचा जी, इस पौधे में बहुत अधिक जीवन शक्ति है और यह विशेष रूप से शुष्क वातावरण के अनुकूल है। यह भविष्य में हर जगह फैल सकता है। आपको सावधान रहना होगा कि इससे आपको चुभन न हो। ये सुनकर शिया हुईन और शिया गोचेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब वे तीनों घर लौटे तो उनकी चाची, दादी और दादी लियो ने पहले से ही एक शानदार रात्रिभोज तैयार कर रखा था। मुख्य व्यंजन वह सुअर का मांस था जिसे शिया शिगे ने फ्रिज में रखा था। इसे तब तक भुना गया जब तक कि चर्बी पिघल न गई और यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। इससे एक बड़ा बर्तन भर गया। सब लोग वापस आ गए हैं, जल्दी करो और हाथ धो लो, हम खाने के लिए तैयार हैं, सन युएगुई ने पुकारा। खाने की मेज पर मेरी दादी, चाची और दादी लियो तीनों थोड़ी उदास लग रही थी। सुन युएगुई ने सबसे पहले जिया गोचेंग से बात करते हुए कहा, मैंने समूह में सुना कि बिल्डिंग नंबर 9 में एक हत्या हुई है और हमारे मोहल्ले में एक आपराधिक गिरोह सक्रिय है। आप और आपकी बड़ी बहन हर दिन सुबह जल्दी उठकर देर रात तक सुपरमार्केट जाती हैं। क्या यह सुरक्षित है? दादी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम हर दिन इतनी सारी चीजों की रखवाली करते हो, क्या कोई आपराधिक गिरोह परेशानी पैदा कर रहा है? शिया गोचेंग ने सुअर की पसलियों का एक टुकड़ा खाते हुए जवाब दिया, माँ, चिंता मत करो, सुपरमार्केट में 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी पहरा दे रहे हैं और आसपास संपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों का एक दल भी मौजूद है। यह बहुत सुरक्षित है। दादी लियो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर पूछा, हालांकि सुपरमार्केट में लोग निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सुपरमार्केट से विला क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। आप हर दिन सुबह जल्दी निकलती हैं और देर से लौटती हैं। अगर रास्ते में आप पर हमला हो जाए तो क्या होगा? शिया हुईन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं और मेरा भाई दोनों शिगे का डिफिब्रिलेटर लाए हैं, हम इसे रास्ते भर हर समय अपने हाथों में रखेंगे, चिंता मत करो। शिया गोचेंग ने यह भी कहा, हाँ, उस बिजली के झटके वाले उपकरण का इस्तेमाल सुअरों को भगाने के लिए किया जाता है। यह कई 100 किलोग्राम वजन वाले जंगली सुअरों को मार सकता है। क्या यह 100 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्ति से डरेगा? शिया शिगे चुपचाप खाना खा रही थी और चिंतित महसूस कर रही थी। उसे बस इतना याद था कि पिछले जन्म में सब कहते थे कि शिदो बस्ती के आसपास का इलाका अपेक्षाकृत सुरक्षित था, संपत्ति प्रबंधन और पुलिस का अच्छा सहयोग था और लगभग कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होती थी। इसलिए बाद में इस क्षेत्र को अंशी के पुनर्निर्माण स्थल के रूप में चुना गया था। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह जगह भी खतरों से भरी होगी। दिन के पहले भाग में ही एक डकैती गिरोह और एक हत्या का मामला सामने आया। अगर 2 दिनों में भी स्थिति इतनी ही अराजक बनी रहती है तो वह अंतरिक्ष में छिपकर जिया हुईन और दूसरे व्यक्ति का पीछा करने की योजना बना रही है, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में वह किसी भी समय कार्रवाई कर सके। रात के खाने के बाद जिया शिगे ने अपने परिवार के साथ कुछ देर टीवी देखा और फिर अपने कमरे में लौट आए। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, बिल्ली जिया शिगे की बाहों में कूद पड़ी। शिया शिगे ने बिल्ली को गले लगाया और ये देखने के लिए दुकान खोली कि आज कितने ऑर्डर आए हैं। अचानक जिया शिगे उठ बैठी और उसने पाया कि उसके खाते में 100 मिलियन युआन जमा थे। शिया शिगे तुरंत बिल्ली को ताओयुआन क्षेत्र में वापस ले आई। जल्दी करो, मैंने 100 मिलियन कमा लिए हैं। शियाओ यू, मुझे इस क्षेत्र को अनलॉक करने में मदद करो। प्राप्त हुआ, 100 मिलियन की कटौती हो चुकी है। ताओयुआन स्पेस ने आपके लिए ताओयुआन माइन को अनलॉक कर दिया है। ताओयुआन खदान बाहरी दुनिया की आम खदानों से अलग है। यह एक बेहद जादुई खदान है जहां आप लौह अयस्क, कोयला, चांदी, सोना, दुर्लभ खनिज आदि सहित कई तरह के खनिज निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग वर्कशॉप ने आपके लिए अयस्क प्रसंस्करण और संबंधित कार्यों को अनलॉक कर दिया है। जंगल के किनारे छाया हुआ कोहरा धीरे धीरे छट गया और एक पर्वत शिखर दिखाई देने लगा। सोने की खानें, कोयले की खान, दुर्लभ खनिज। शिया शिगे स्तब्ध रह गई। शिया शिगे को अचानक सब कुछ अवास्तविक सा लगा। उसने कोयला मालिकों के बारे में पहले सिर्फ इंटरनेट और खबरों में ही सुना था, लेकिन अब उसके परिवार में ही एक खदान मालिक है। वह पहले सोचती थी कि किसी क्षेत्र को खोलने के लिए 100 मिलियन बहुत महंगा है, लेकिन अब उसे लगता है कि 100 मिलियन में इस खदान को खोलना महंगा नहीं है। यह एक खदान है, महज 100 मिलियन में। यह वाकई पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा सौदा है। शिया शिगे तुरंत ताओयुआन गोदाम की ओर भागी और अपने द्वारा पहले खरीदे गए औजारों की तलाश करने लगी। आखिरकार उसे एक कुल्हाड़ी और एक इंजीनियर का फावड़ा मिल गया और वह उन औजारों को लेकर वापस खदान की ओर दौड़ पड़ी। ताओयुआन खदान एक भूमिगत खदान है। खदान के नीचे एक प्रवेश द्वार खोला गया है। शिया शिगे प्रवेश द्वार के साथ साथ चली और उसने पाया कि अंदर पहले से ही एक सुरंग खोदी हुई थी। उसने सुरंग के बाईं ओर देखा, जहां से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी की दिशा में खुदाई शुरू की और जल्द ही उसे ईंट के आकार का एक सुनहरा अयस्क मिला। अयस्क का टुकड़ा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जिया शिगे ने अनजाने में उसे अपने बाएं हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा।
अप्रत्याशित रूप से अयस्क का ये टुकड़ा, जो देखने में बड़ा नहीं लग रहा था, काफी भारी था। वह केवल झुककर ही इसे दोनों हाथों से उठा सकी। शिया शिगे अयस्क को ताओयुआन प्रोसेसिंग वर्कशॉप में ले गया, जहां अयस्क प्रसंस्करण मशीन पहले से ही अनलॉक की हुई थी। वह मशीन के सामने गई और उस पर दिए निर्देशों के अनुसार अयस्क को मशीन के प्रवेश द्वार में रख दिया। मशीन से बीप की आवाज आई। सोना पाया गया है और हम अशुद्धियों को दूर कर आपके लिए सोने की छड़ों को संसाधित कर रहे हैं। कुछ देर बाद मशीन के निकास द्वार से कई सोने की छड़ें निकली। प्रत्येक छड़ भारी थी और प्रत्येक पर वजन अंकित था। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और 850 ग्राम। प्राकृतिक आपदा के बाद सोने की कीमत आसमान छू गई। मौजूदा सोने की कीमत के हिसाब से इस सोने के टुकड़े की कीमत कम से कम 10 लाख से अधिक है। शिया शिगे सोने की छड़ों का सुनहरा रंग देखकर प्रसन्न हो गया। शिया शिगे ने बिल्ली को उठाया और उसे घुमाया। उसने धुंध से ढके हुए नाले के छोर की ओर देखा और पूछा, छोटी बिल्ली, अगले क्षेत्र को खोलने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? अगले अनलॉक किए गए क्षेत्र के लिए 1 अरब की आवश्यकता है। जिया शिगे, तुम तो बस कीमत बढ़ा रहे हो, जिया शिगे ने बेबसी से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। लेकिन फिर उसने सोचा, अब जब उसके पास एक खदान है तो वह देर सवेर $1 अरब खोदकर निकाल लेगी।